बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 4 रिकॉल करवा दूं। और आप याद करें कि लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले तो हमने टाइप्स ऑफ अटैक देखे थे, और उसमें हमारा एक छोटा सा एक टॉपिक जो मैंने पेंडिंग में रखा था, दैट वाज अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस या टाइप्स ऑफ अटैक, लेकिन हम लोग इसको टाइप ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस के नाम से ही पढ़ेंगे। तो आज हमने बेसिकली इस चीज़ को कवर करना है। हमारा लेक्चर नंबर 5 आज इसी चीज़ पर डेडिकेटेड है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने प्ले फेयर साइफर देखा था। अच्छा, प्ले फेयर साइफर से रिलेटेड आप लोगों के कुछ सवाल थे, मैं उनका ब्रीफली यहाँ पे जवाब दे देता हूँ। एक तो प्ले फेयर साइफर में सबसे पहली चीज़ आपने मुझसे ये पूछी थी कि अगर की के अंदर आई और जे आ जाएं एक साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी की रखता हूँ JIT, ठीक है, बिकॉज अब मेरे पास आई और जे और आई एक साथ आ रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। आप याद रखिएगा कि प्ले फेयर साइफर में या तो लेटर जे यूज़ होगा या लेटर आई यूज़ होगा, टेबल के अंदर भी और इंक्रिप्शन की के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने जो भी यहाँ पे अपना प्लेन टेक्स्ट रखा, फॉर एग्जांपल अटैक एट डॉन, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने की JIT रखी है। तो जे स्टार्ट में मेरा फर्स्ट लेटर था, लेकिन क्योंकि या सिर्फ जे यूज़ किया जा सकता है या सिर्फ आई यूज़ किया जा सकता है, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ लेटर आई लिखा है, ठीक है। तो दैट इज़ माई चॉइस। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2 टाइम्स जे यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर भी यहाँ पे आई लिखा आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये अंडरस्टूड है कि जे की जगह आई लिखा जाएगा, क्योंकि जे 2 टाइम्स लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ABCD के अंदर लेटर जे या आई एक दफ़ा ही अपीयर होता है, तो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा आई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास क्यूरी थी, मैं यहाँ पे की फॉर एग्जांपल अभी NCBA रख रहा हूँ, और अपनी एग्जांपल जो लास्ट टाइम की थी अटैक एट डॉन और NCBA हमारी जो है ये की थी, और हमने आप याद करें तो हमने ये इसका साइफर टेक्स्ट निकाला था। आप में से एक और सवाल आया था कि जी कि अगर मेरे पास लेटर X फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स अपीयर हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि डेफिनेटली X की जगह X रिप्लेस होना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है, कि मेरे पास 4 टाइम्स यहाँ पे Y लिखा आ रहा है। अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा कि डिफरेंट प्ले फेयर साइफर समटाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर यही मेथड मैं एक और वेबसाइट पे लगाऊं, अगर मैं की अपनी NCBA रखूं और मैं अपना मैसेज यहाँ पे मैंने इसको इंक्रिप्ट करना, तो लेट मी चूज द इंक्रिप्ट, और मैं यहाँ पे XX लिखूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वो मुझे AA दे रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे वो मुझे जो है मेरी की के हिसाब से टेबल सेम है, लेकिन मुझे की के हिसाब से वो मेरे पास लेटर्स डिफरेंट दे रहा है। यहाँ पे मेरे पास साइफर टेक्स्ट में 4 टाइम्स Y आ रहा है, जबकि सेम टेबल और सेम की के साथ मेरे पास जो है वो यहाँ पे AA आ रहा है। ये इसलिए होता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो प्ले फेयर साइफर रखा गया वो एल्गोरिदम में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो सवाल था मैं उस पर आ जाता हूँ कि क्योंकि लेटर X 2 दफ़ा आ रहा है, क्योंकि X की जगह X ही रिप्लेस होना है, तो ये वाकई में इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये इसका एक ड्रॉबैक है कि जब आप लेटर X को रिपीटेडली लिखते हैं, क्योंकि X की जगह X ही रिप्लेस होना है, तो एरर, तो हम इसको एरर तो नहीं कह सकते, ये इसकी एक वीकनेस है। तो इसका हल ये हो सकता है कि अगर रिपीटेड लेटर X आ रहे हैं तो आप अपना एक रूल बना लें कि अगर X 2 टाइम एक साथ आ गया है तो हम उसकी जगह X रिप्लेस नहीं करेंगे, हम उसकी जगह कोई और लेटर रिप्लेस कर लेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा रूल होता नहीं है प्ले फेयर में, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वो एक लाइन बोली जाती है कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो अगर आपको ये वीकनेस नज़र आ रही है तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसका एक हल बता रहा हूँ। लास्ट में एक क्यूरी और मेरे पास आई थी कि ये एक मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था, जिमी टेक्स्ट डन, और इसकी जो की थी वो BRIDGE ब्रिज। ये मुझे एक ईमेल आई थी और ग्रुप पे भी ये सवाल मुझसे पूछा गया था। तो सवाल मुझसे ये किया गया था कि ये अगर मेरे पास, मैं इसको ज़रा शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए, अगर मेरे पास ये प्लेन टेक्स्ट हो, ठीक है जी, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट हो, ये की हो, तो साइफर टेक्स्ट मेरे पास ये बनता है। उन्होंने इशू ये रिपोर्ट किया था कि अगर मैं इसी साइफर टेक्स्ट को वापस डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसी प्लेन टेक्स्ट को इसी साइफर टेक्स्ट को जो इस प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट आया है, इस जिमी टेक्स्ट डन का जो साइफर टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, वो कह रहे थे कि अगर हम उसको वापस डिक्रिप्ट करें तो वो सेम प्लेन टेक्स्ट वापस नहीं आता, ठीक है। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये मेरे पास इस प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट है, मैं इसको वापस यहाँ पे रख रहा हूँ, और इस बार जो मेरे पास की है ब्रिज, मैं इसको इंक्रिप्ट नहीं करूंगा बल्कि मैं इसको डिक्रिप्ट करूंगा। तो मेरे पास जो आना चाहिए था प्लेन टेक्स्ट, वो जिमी टेक्स्ट डन ही आना चाहिए था, जबकि मेरे पास प्लेन टेक्स्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा है, ठीक है। दोबारा से इसको आप देखिएगा कि जब मैंने यहाँ पे लिखा जिमी टेक्स्ट डन, तो इसका जो मेरे पास साइफर टेक्स्ट था वो ये आ रहा था, ठीक है, और की मैं वापस अपनी रख रहा हूँ ब्रिज। तो जब मेरे पास ये प्लेन टेक्स्ट था,
ये सीक्रेट की थी, तो ये साइफर टेक्स्ट था। तो अगर मैं ये साइफर टेक्स्ट वापस डिक्रिप्ट करूं तो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट क्या आना चाहिए, जिमी टेक्स्ट डन। लेकिन आप यहां पे नोट कर रहे हैं कि ये डिक्रिप्शन में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। जिमी टेक्स्ट डन की जगह कुछ और आ रहा है। असल में ये हो इसलिए रहा है कि जिमी टेक्स्ट डन जो यहाँ टेक्स्ट था, चले मैं आपको इशू में ख्याल समझ आ गया कि जिमी टेक्स्ट डन ये शुरू में कोई आई एक्स आ गया है, एंड में भी एक्स आ गया, हमें बीच में कुछ नजर आ रहे हैं लेटर्स, लेकिन ये वो नहीं है जो हमारा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था। पहले तो मैं आपको इसकी वजह बता दूं। जिमी टेक्स्ट डन इस लाइन में इशू ये है कि इसमें जे और आई असल में एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से ऐसे हो रहा है, क्योंकि जे और आई या जे लिखा जाएगा या आई लिखा जाएगा, असल में प्ले फेयर साइफर जे और आई को एक ही मान रहा है। तो वो जिमी टेक्स्ट डन में इसको जिमी टेक्स्ट डन नहीं बल्कि डबल आई कंसिडर कर रहा है। एक तो इशू इस वजह से आ रहा है। अच्छा, यही वाली चीज़ जब मैंने एक और वेबसाइट पे ट्राई की, एक और जगह पे प्ले फेयर साइफर मैंने एक और वेबसाइट पे देखा, तो सरप्राइजिंगली वहाँ पे मेरे पास एरर नहीं था या एरर बहुत कम था। सपोज करें कि यही जो साइफर टेक्स्ट बना है इस प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट, वो मैं एक और जगह पे, ये एक और साइट है जहाँ पे प्ले फेयर साइफर है, और मैं यहाँ पे इसको डिक्रिप्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो और की थी मेरे पास ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। तो जब मैं इसको यहाँ पे डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मेरे पास तकरीबन काफ़ी सारा जो है वो जो मेरे पास टेक्स्ट है वो सेम है ऑलमोस्ट। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ, जिमी टेक्स्ट डन, और मेरे पास मैं पहले इसको एन्क्रिप्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया साइफर टेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट बना था वो कुछ और है, और यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट बना है वो कुछ और है। ये इसलिए होता है कि मुख्तलिफ प्ले फेयर साइफर जो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स में मिलेंगे उनमें ना उनके रूल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ये चीज़ इस वजह से ऐसे हो रही है। तो यहाँ पे इस प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट साइफर टेक्स्ट कुछ और है, की सेम है, और यहाँ पे वही प्लेन टेक्स्ट है, की भी वही है, साइफर टेक्स्ट कुछ और है, क्योंकि इसमें रूल्स का थोड़ा सा फर्क है। अब मैं इसी साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करता हूँ, इसी साइफर टेक्स्ट को अब मैं इसी की के साथ डिक्रिप्ट करता हूँ, तो मेरे पास जिमी टेक्स्ट डन वापस आना चाहिए। तो मैं ये देखें मेरे पास तकरीबन सारा कुछ ठीक है, सिर्फ शुरू में ये आई आ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि या लेटर आई आएगा या लेटर जे आएगा। तो जब ये डिक्रिप्ट करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि ये रिप्लेसमेंट है तो आप बड़ी इजीली ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये या जे की, क्योंकि इमी तो कोई हमारे पास लेटर, तो ये जे ही हो सकता है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल बात का मकसद ये है कि वेबसाइट टू वेबसाइट या साइफर टू साइफर, एक ही प्ले फेयर साइफर मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट रूल्स के साथ आ जाता है, ठीक है। ये जो मैं वेबसाइट आपको दिखाई ये असल में इसको ब्लॉक्स में करता है, और आप देख रहे हैं कि नीचे भी उसने जो मेरे पास पहले इंक्रिप्शन की थी वो इंक्रिप्शन भी इसने मेरे पास ब्लॉक में की थी। ज़रा आप यहाँ गौर कीजिएगा, उसने इंक्रिप्शन भी ये जिमी, ये टेक्स और ये डन, इसकी वजह से ज़रा मेरे पास जो डिक्रिप्शन प्रोसेस था वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ। तो ये मैंने आपकी तीन क्यूरीज का जवाब दे दिया है। आप काइंडली इसको बाद में जो है आप इसको एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये तो मेरे पास कुछ डिस्कशन हो गई आप लोगों की क्यूरीज से रिलेटेड। अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और प्ले फेयर साइफर अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा। मैंने सारी आपकी जो इश्यूज़ थे और जो सारी आपकी क्यूरीज थी वो मैंने हल करने की कोशिश की है। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अटैक पढ़े थे, और मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर के अंदर एक तो टाइप्स ऑफ अटैक पढ़ने हैं, और नंबर 1, और दूसरा हम लोगों ने दूसरी चीज़ पढ़नी है, दैट वुड बी टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैं इसको डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकूंगा क्योंकि क्रिप्ट एनालिसिस एक प्रॉपर एक फील्ड है, और क्रिप्ट एनालिसिस के बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं। तो मैं इसलिए इसको ब्रीफ वे में पढ़ाऊंगा, उतना जितना आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म हो कैसे सकता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ अटैक आप याद करें, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। एक्टिव और पैसिव अटैक्स, और हमने कहा था एक्टिव अटैक्स ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें जो हमारे पास एडवर्सरी या थर्ड पार्टी होती है उसका काम होता है, जो हमारे पास एक्टिव अटैक होता है उसके अंदर जो हमारे पास एडवर्सरी एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, और उसके अंदर आपकी दोनों चीज़ें लूज होती हैं या दोनों चीज़ें टेम्पर हो जाती हैं, आपका जो है कॉन्फिडेंशियलिटी भी और आपकी इंटेग्रिटी भी इंफॉर्मेशन की। तो थर्ड पार्टी आपके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को ना सिर्फ सुन लेगी, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी तो चली गई, साथ साथ उसको चेंज करके भी आगे भेजेगी। ये तो इंटेग्रिटी भी चली गई और कॉन्फिडेंशियलिटी भी चली गई। ये है एक्टिव अटैक, क्योंकि हैकर जो है वो यहाँ पे एक्टिवली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, या हैकिंग प्रोसेस में, या जो है जो क्रिप्ट एनालिसिस या क्या कहना चाहिए कि क्रिप्ट अटैक के अंदर इन्वॉल्व है। क्रिप्ट एनालिसिस तो अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे कहना। अच्छा, पैसिव अटैक क्या होता है जी? पैसिव अटैक के अंदर सिर्फ जो एडवर्सरी, याद रखिएगा जब मैं नया वर्ड आज बोल रहा हूँ एडवर्सरी, ये एडवर्सरी जो है
ये बेसिकली मैं इसका शॉर्ट लिख रहा हूँ एडवर्सरी। एडवर्सरी किसी इलीगल या अनऑथोराइज पर्सन को कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी या एडवर्सरी या हैकर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जो हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ अटैक है पैसिव अटैक, उसके अंदर जो आपके पास एडवर्सरी या थर्ड पार्टी होती है वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन को सुनती है, मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होती है, यहाँ पे इंटेग्रिटी लूज नहीं होती। लेकिन ये भी एक अटैक कोई अच्छा तो नहीं है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन का किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाना और वो उसको सुन भी ले, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो बात हो गई एक्टिव और पैसिव टाइप ऑफ अटैक की। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, आप एक्टिव और पैसिव को एक दफ़ा दोबारा बेशक यहाँ पे पॉज करके रिवाइज कर लें, बल्कि इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप ऐसे 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें और पॉज करने के बाद आप देखें कि एक्टिव और पैसिव अटैक्स क्या थे, ताकि मैं टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस जो है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। ओके, अगर आपने रिवाइज कर लिया तो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस। अच्छा, याद रखिएगा कि अटैक और क्रिप्ट एनालिसिस में थोड़ा सा फ़र्क है। देखें, अटैक क्या चीज़ है, या टाइप्स ऑफ अटैक हमें दो पढ़े थे, एक्टिव और पैसिव। ये अटैक्स वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। और ये अटैक जब किया जाता है तो इस अटैक को करते वक्त जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उसको बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस टेक्निक। तो एक जो क्रिप्ट एनालिसिस्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि क्रिप्ट एनालिसिस्ट या क्रिप्ट एनालिस्ट जो मर्जी कह लें, क्रिप्ट एनालिसिस्ट जो क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करता है, वो जब अटैक करता है तो वो अटैक करते हुए अब वो या एक्टिव अटैक करेगा या पैसिव करेगा। तो बेशक वो पैसिव अटैक करे या वो एक्टिव अटैक करे, अटैक करते हुए उसका मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या सीक्रेट की या इनक्रिप्शन एल्गोरिदम कुछ भी मिल जाए उसे, ठीक है। ये अटैकर का मकसद है। लेकिन उसके लिए जो वो टेक्निक्स अप्लाई करेगा, उन टेक्निक्स को हम लोग क्रिप्ट एनालिसिस टेक्निक बोलते हैं या क्रिप्ट एनालिसिस टेक्निक्स बोलते हैं। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई है। और आप याद रखिएगा कि क्रिप्ट एनालिसिस जो है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मकसद है कि हमने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है, जबकि क्रिप्ट एनालिसिस क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए जो इंक्रिप्शन अप्लाई करके इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया गया है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने का नाम है। क्या आपने रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करके किसी तरीके से की निकालनी है, सीक्रेट की आपने निकालने की कोशिश करनी है, या आपने एल्गोरिदम आपने कोई ऐसा प्रोसेस करना है कि आपके पास किसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए, चाहे ओरिजिनल आ जाए चाहे साइफर आ जाए। तो हम देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मैं इस बात को ज़्यादा क्लियर तब बता पाऊंगा जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस मेथड्स देखेंगे। और ये आज पढ़ाने का टॉपिक मकसद भी ये था कि आपने जो प्ले फेयर साइफर पढ़ा था मैं उसी को आपके सामने रखूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि आप प्ले फेयर साइफर जैसे एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है जहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की इस्तेमाल होती है, यही सारे अटैक्स एसिमेट्रिक की पे भी एप्लीकेबल है। लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं प्ले फेयर साइफर की एग्जांपल ही लेकर चलूंगा और मैं आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास 4 टाइप के मेजर अटैक्स होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि टाइप ऑफ अटैक या टाइप ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस एक ही चीज़ है, लेकिन अटैक करने के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है उसको क्रिप्ट एनालिसिस बोलते हैं। तो चाहे आप क्रिप्ट एनालिसिस कह दें चाहे आप अटैक कर दें, दोनों का मोर और लेस मतलब कुछ हद तक सेम ही है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं अगर आप अटैक की जगह क्रिप्ट एनालिसिस बोल दें, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई भी है। अच्छा, पहला क्रिप्ट एनालिसिस का मेथड होता है साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास होता है चूजन साइफर टेक्स्ट या चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक, वर्ड अटैक ना भी लिखा हो तो ये चीज़ अंडरस्टूड है। तीसरा हमारे पास होता है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक या प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक। दोनों का मतलब एक ही है, या तो हमें प्लेन टेक्स्ट नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक या प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक, तकरीबन इसका मतलब सेम ही है, बल्कि सेम ही है। और फिर हमारे पास आता है चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। तो असल में अगर आप इसको ऑल इन ऑल देखें तो हमारे पास बेसिक 4 टाइप के अटैक्स हैं। नंबर 1 साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक, या तो पूरा साइफर टेक्स्ट होगा तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, या कुछ उसका पोर्शन होगा तो चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, मतलब या तो आपके पास तकरीबन सारा प्लेन टेक्स्ट होगा बल्कि सारा ही होगा। और चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक कि आप सारा प्लेन टेक्स्ट नहीं लेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ चूज किया गया प्लेन टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4 बेसिक टाइप ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस मेथड्स हैं। हम इसमें पहला मेथड देखते हैं साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। इसको COA से एब्रीवेट किया जा रहा है, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, ठीक है जी। ओके, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक ये हमारे पास क्रिप्ट एनालिसिस की पहली टाइप है और आपने इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि जब आप
सिक्योरिटी के बारे में पढ़ें, क्योंकि हमने आईओटी की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सिक्योरिटी टेम्पर होती है, जब थर्ड पार्टी आपकी इन्फॉर्मेशन पर अटैक करती है, तो अटैक करने के लिए वो मेथड्स कौन से यूज़ करेगी। अगर आपको ये चीज़ पहले पता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट हम ये चीज़ इस कोर्स में इसलिए कवर कर रहे हैं कि आपको ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी व्हाटसोएवर आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के अटैक किए जा सकते हैं किसी भी सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन पे। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, ये बात आपको यहाँ लफ्ज़ से क्लियर होनी चाहिए कि ये ऐसा अटैक है जिसमें थर्ड पार्टी के पास सिर्फ क्या चीज़ होगी, उसके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट होगा, ठीक है। उसके पास प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा, उसके पास इंक्रिप्शन, उसको एल्गोरिदम का नहीं पता होगा कौन सा यूज़ किया गया है, उसको ये नहीं पता होगा कि ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है या एसिमेट्रिक की जो है क्रिप्टोग्राफी है, उसको फर्स्ट प्लेस पे की का भी नहीं पता होगा। तो उसके पास सिर्फ एक चीज़ होगी, साइफर टेक्स्ट होगा। तो जब आपके पास थर्ड पार्टी के पास सिर्फ एक चीज़ को जो है एक्सेस कर सके, सिर्फ साइफर टेक्स्ट को, तो हम लोग कहते हैं कि वो कौन सा अटैक कर रही है, वो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक कर रही है, साइफर टेक्स्ट ओनली क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रही है। तो ये क्रिप्ट एनालिसिस का पहला मेथड है। अब आप देखें कि ये मेथड्स इसलिए चेंज हो रहे हैं। ये पहला मेथड है जिसमें अटैकर के पास क्या चीज़ है, सिर्फ साइफर टेक्स्ट है। दूसरे मेथड में प्लेन टेक्स्ट होगा, किसी मेथड में कुछ साइफर टेक्स्ट का हिस्सा होगा, किसी मेथड में कुछ प्लेन टेक्स्ट का हिस्सा होगा। तो क्योंकि डिफरेंट हमारे पास मेथड्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, जिसमें अटैकर के पास ओनली कौन सी इंफॉर्मेशन है, इट हैज़ गॉट ओनली साइफर टेक्स्ट, इट हैज़ गॉट एक्सेस टू ओनली द साइफर टेक्स्ट। अच्छा जी, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं फिर यहाँ पे बाय डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि ऐसा अटैक होता है जिसके अंदर हमारे पास, देखिए इसके लिए दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक या नॉन साइफर टेक्स्ट अटैक। जैसे कि प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक या नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, दोनों का मतलब सेम ही है। तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक और नॉन साइफर टेक्स्ट अटैक क्या होता है, ये ऐसा अटैक है, ये ऐसा अटैक का हमारे पास मॉडल है जिसमें जो क्रिप्ट एनालिसिस हमारे पास हो रहा होता है, उसके अंदर अटैकर के पास सिर्फ एक चीज़ होती है, उसके पास ओनली साइफर टेक्स्ट होता है, ओनली साइफर टेक्स्ट। और वो इस साइफर टेक्स्ट से करने की कोशिश क्या करता है, वो इस साइफर टेक्स्ट से रिकवर करने की कोशिश करता है की। जब की रिकवर हो जाएगी तो फिर वो क्या रिकवर कर लेगा, फिर वो प्लेन टेक्स्ट भी रिकवर कर लेगा। एक बात याद रखिएगा, जो हम जितने भी अटैक्स पढ़ेंगे इसमें अज्यूम किया जाएगा कि अटैकर के पास ना आपकी सिक्योर की है, ना ही अटैकर को उस एल्गोरिदम का पता है जिसके जरिए इंक्रिप्शन परफॉर्म की गई है। तो ये कोई इजी टास्क नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि उसके पास साइफर टेक्स्ट चला गया या उसके पास प्लेन टेक्स्ट चला गया तो काम आसान हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन आप आगे जाके देखेंगे कि अगर कुछ केसेस में आपको एल्गोरिदम का भी पता है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको की नहीं पता, ठीक है। तो असल में जो टारगेट होता है ना अटैकर का, हर केस में असल टारगेट होता है कि अगर उसको एल्गोरिदम पता भी चल गया, उसको की का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात मैं इस तरह कंक्लूड करता हूँ कि साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक ऐसा अटैक जिसमें जो हमारे पास अटैकर है उसको सिर्फ एक चीज़ तक रसाई हासिल है, एंड दैट इज साइफर टेक्स्ट ओनली। उसके पास ना प्लेन टेक्स्ट है, उसको ना एल्गोरिदम का पता है कि कौन सा यूज़ किया गया है, ना उसको की का पता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो बनाया हुआ है कि आप सपोज करें कि आपके पास साइफर टेक्स्ट, अच्छा याद रखिएगा कि साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में जो अटैकर का जो क्रिप्ट एनालिसिस्ट का टारगेट क्या होता है, उसका टारगेट होता है 2 चीजें रिकवर करना। उसका टारगेट क्या होगा, मेरे साथ रिवाइज करें, 2 चीजें रिकवर करना। जब उसके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट होगा तो वो 2 चीजें रिकवर करने की कोशिश करेगा। एक तो वो ये समझने की कोशिश करेगा कि कौन सा एल्गोरिदम लगाया गया है, और दूसरा वो सीक्रेट की निकालने की कोशिश करेगा। हम देखते हैं कि वो एल्गोरिदम का अंदाजा कैसे लगाएगा और की उसको कैसे मिल जाएगी। हम ये दोनों इन दोनों चीज़ों के हल हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह क्रिप्ट एनालिसिस को पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम है, उसको कैसे पता चलेगा कि की कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। और अब देखेंगे कि ये कोई इजी जॉब नहीं है। सो इस केस में या हमारे पास किसी भी केस में, सिर्फ साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में नहीं, किसी भी अटैक के अंदर क्रिप्ट एनालिसिस के टारगेट 2 चीज़ें होती हैं कि कौन सा एल्गोरिदम लगा के इंफॉर्मेशन सिक्योर की जा रही है और उस एल्गोरिदम की क्या है। डेफिनेटली एल्गोरिदम सिर्फ हो तब भी फायदा नहीं है, की सिर्फ हो तब भी फायदा नहीं है, दोनों का होना जरूरी है। हम देखते हैं कि दोनों काम कैसे होंगे, कैसे वो की ढूंढेगा और कैसे वो एल्गोरिदम ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, ये वो सिनेरियो है जो हम अज्यूम करेंगे कि हमने पहले एक एग्जांपल की थी। तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक को समझने के लिए बल्कि इनफैक्ट मैं पहले आपको सिनेरियो समझा लेता हूं, फिर मैं एग्जांपल की तरफ आऊंगा। ये आपके पास डिवाइस 1 है और आपके पास डिवाइस 1 ने प्लेफेयर साइफर का इस्तेमाल किया। प्लेन टेक्स्ट था अटैक एट डॉन, यही वाला सिनेरियो मैं ले रहा हूँ, अटैक एट डॉन, ठीक है। याद करें हमने की ली थी NCBA, प्लेन टेक्स्ट अटैक एट डॉन।
तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट ये बनाते, तो मैं यही वाला सिनेरियो यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसी एग्जाम्पल के जरिए ये बात आप समझ लें। तो सपोज करें कि जी हमारे पास अटैकर ने आई एम सॉरी हमारे पास सेंडर ने, जिसने इंफॉर्मेशन भेजनी थी, उसने प्लेन टेक्स्ट चूज किया अटैक एट डॉन, जो उसने प्लेन टेक्स्ट भेजना था। उसको एनक्रिप्ट करने के लिए जो उसने एल्गोरिथम यूज किया वो था प्ले फेयर साइफर की, जो उसने इस्तेमाल की वो थी एनसीबीए। तो आप जानते हैं, या आपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट हो अटैक एट डॉन और की हमारे पास हो एनसीबीए, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट ये बनता है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं हम लोग। जब उसने ये काम किया तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब ये साइफर टेक्स्ट इंटरनेट पे जाएगा, फिर ये जाएगा हमारे पास रिसीवर एंड पे। रिसीवर एंड के पास, अब रिसीवर को पता होना चाहिए कि एक तो प्ले फेयर साइफर यूज करना है और उसको की का भी पता होना चाहिए। तो वो क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, तो सेंडर और रिसीवर साइड पे सेम की का इस्तेमाल होगा। ये बात अब आपको याद होनी चाहिए, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में ये चीज़ अंडरस्टूड है, ठीक है। तो प्ले फेयर साइफर उसने लगाया और उसने मैसेज प्रॉपरली क्या कर लिया, उसने प्रॉपरली मैसेज डिक्रिप्ट कर लिया। ये तो कम्युनिकेशन मैंने आपको समझाई कि हमने एक प्लेन टेक्स्ट लिया, प्ले फेयर साइफर का इस्तेमाल किया, कि हमने लिया एनसीबीए, प्लेन टेक्स्ट लिया अटैक एट डॉन, जब प्ले फेयर साइफर अप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया साइफर टेक्स्ट, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे गई, फिर ये इन्फॉर्मेशन रिसीवर एंड पे गई और उसने सेम की का इस्तेमाल करते हुए उसने इन्फॉर्मेशन डिक्रिप्ट कर ली। अब आप सपोज करें जी यहाँ पे थर्ड पार्टी या एडवर्सरी आ गई, जिसने अटैक करना था, या इलीगल पर्सन या व्हाट्सएवर। जब उसने इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया तो उसको सिर्फ मिली यहाँ पे साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इससे पता नहीं चलता है कि ये बेसिकली एक पैसिव अटैक है। ये पैसिव अटैक इसलिए है कि हैकर इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिट्रीव कर रहा है, वो उसको चेंज करके आगे नहीं भेज रहा, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ सपोज कर रहा हूँ, और वैसे साइफर टेक्स्ट वाले अटैक में होता भी चाहिए। अच्छा, हैकर ने क्या किया, यहाँ पे इसने खामोशी से आपको जो साइफर टेक्स्ट जहाँ जाना था वो इसके पास भी चला गया, ठीक है जी। अब क्योंकि सिर्फ उसके पास साइफर टेक्स्ट गया है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक है, क्योंकि ना तो उसके पास प्लेन टेक्स्ट गया है, ना ही उसके पास की गई है, उसके पास सिर्फ गया साइफर टेक्स्ट, इसलिए हम इसको कहेंगे साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। और ये पैसिव अटैक है, ये बात आपको अब समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी है वो चेंज करके नहीं भेज रही, बस वो चुप करके इन्फॉर्मेशन को सुन रही है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो रही है, और जब सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होती हो तो हमारे पास पैसिव अटैक होता है। तो है ये पैसिव अटैक, लेकिन पैसिव अटैक में जो मेथड यूज हो रहा है वो साइफर टेक्स्ट ओनली मेथड है। ये बात अब आपको शायद समझ आ गई हो। अब साइफर टेक्स्ट ओनली मेथड में जो हमारे पास हैकर है उसके पास पूरा साइफर टेक्स्ट चला गया। अब आप सपोज करें कि आपको नहीं पता था कि ये जो साइफर टेक्स्ट है ये कौन सा एल्गोरिथम से बनाया गया, इसमें की कौन सी यूज़ की गई, आपको कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि जी ये साइफर टेक्स्ट है। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि सिर्फ साइफर टेक्स्ट यूज़ करके आप प्लेन टेक्स्ट या की निकाल सकते हैं? डेफिनेटली ये कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ साइफर टेक्स्ट यूज़ करके प्लेन टेक्स्ट निकालना, प्लेन टेक्स्ट तो तब निकलेगा ना जब आपको एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का पता होगा वेरी फर्स्ट प्लेस पे, फिर आपको की का पता होगा सेकंड प्लेस पे, तभी आपके पास प्लेन टेक्स्ट आएगा। तो अब अगर आपको सिर्फ प्रोवाइड किया जाए साइफर टेक्स्ट, तो अब आप मुझे ये बता दें कि आप कैसे जो है एल्गोरिथम के बारे में पता करेंगे, की के बारे में पता करेंगे। डेफिनेटली आप ये नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि सपोज करें कि हैकर ने कहा कि वो प्ले फेयर साइफर को यहाँ ट्राई करके देखेगा। अच्छा, मैं अभी इस बात का जवाब आपको आगे भी जाके दूंगा कि हैकर को ये पता कैसे चलेगा थर्ड पार्टी को कि एल्गोरिथम कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। वेरी फर्स्ट प्लेस पे थर्ड पार्टी को पता कैसे चलेगा कि एल्गोरिथम कौन सा यूज हुआ है। तो अभी ये मैं बात आपको बाद में बताऊंगा। अभी फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ ये बात समझें कि थर्ड पार्टी को सिर्फ ये पता है, फॉर एग्जाम्पल उसको पता भी नहीं है, उसने सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड की बेस पे प्ले फेयर साइफर यूज कर लिया। और ये मैं आपको भी आगे जाके बताऊंगा, आप प्लीज इस बात को यहाँ नोट कीजिएगा कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि प्ले फेयर साइफर का गैस वो कैसे लगाएगा। ये बात भी हम डिस्कस करेंगे। सपोज करें, लेट अस सपोज कि उसको पता है कि यहाँ पे प्ले फेयर साइफर लग रहा है। कैसे पता लग रहा है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ये बात मैंने आपको बता दी। अब हैकर के पास दो चीजें हैं, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं। उसको यह पता है कि ये जो एल्गोरिथम है वो प्ले फेयर है, और उसको साइफर टेक्स्ट का पता है। इसका मतलब है कि उसको सिर्फ एक चीज का पता लगाना है। किसका? उसको पता लगाना है कि की क्या थी, ठीक है। क्योंकि अगर उसको पता है कि प्ले फेयर है, उसके पास साइफर टेक्स्ट भी है, तो सिर्फ की का पता होना चाहिए। की मिल गई तो वो डिक्रिप्ट करके देख लेगा, ठीक है।
अब की वो कैसे ढूंढेगा? दोबारा से मैं बता दूं कि उसको यहां पे दो चीज़ों की ज़रूरत है। साइफर टेक्स्ट उसके पास आ गया, उसको ज़रूरत है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की और की। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसको ये कैसे पता चलेगा कि एल्गोरिदम कौन सा यूज़ हो रहा है। एल्गोरिदम की उसको एल्गोरिदम पता चलेगा तो फिर वो की तरफ जाएगा। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि लेट अस सपोज कि उसको एल्गोरिदम का पता है। कैसे पता, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब एल्गोरिदम उसके पास है, इसका मतलब एल्गोरिदम है, तो उसको पता है कि ये 5x5 का टेबल होगा, ठीक है, ये तो डेफिनेटली बात उसको मालूम होगी। और साइफर टेक्स्ट उसको पता है। अब उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, की, क्योंकि जब की मिल जाएगी तो वो की से क्या बनाएगा, टेबल, और टेबल में वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके वापस प्लेन टेक्स्ट निकाल देगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो की गैस कैसे करेगा, वो की गैस कैसे करेगा। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट ऑनली अटैक हो या जो भी अटैक हो, उसमें हैकर को दो चीज़ें ढूंढने की वो हमेशा ट्राई करेगा, एल्गोरिदम और सीक्रेट की। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सीक्रेट की वो कैसे ढूंढेगा। एल्गोरिदम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप इस स्टेज के ऊपर इस स्लाइड्स को यहाँ पे पॉज करें, क्योंकि रिवीजन इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। और अब ज़रा यहाँ रिवाइज करें जो मैंने आपको अब तक बताया, ताकि जब मैं आगे चलूँ तो आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब हम आगे चल के देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि की रिकवरी का प्रोसेस कैसे होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दो बातें समझा रहा हूँ साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में। एक तो हैकर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक है, इट हैज़ गॉट ओनली साइफर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से वो दो चीज़ें गैस करने की कोशिश कर रहा है। नंबर वन, एक तो वो एल्गोरिदम ढूंढेगा, नंबर टू वो की ढूंढेगा। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, एल्गोरिदम कैसे गैस करेगा और की कैसे गैस करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये चीज़ समझने के लिए कि वो की कैसे सर्च करेगा, मैंने ये सपोज किया है कि उसको किसी तरह ये पता चलेगा कि ये प्ले फेयर साइफर है, ठीक है। ये कैसे पता चला, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका कि ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि वो की कैसे सर्च करेगा। अच्छा जी, की सर्च करने का प्ले फेयर साइफर में बड़ा आसान सा तरीका है। प्ले फेयर साइफर में अगर आप रिकॉल करें तो असल में हमारे पास एक ग्रिड होता है जिसमें हमारे पास 5x5 हमारे पास का एक ग्रिड होता है, जिसमें हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 और 1 2 3 एंड 4 5 टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस होते हैं, हम रिकॉल करें 25। अब इस एल्गोरिदम में एक वीकनेस है और वो ये है कि आपको ये बात अंडरस्टूड पता है कि जो आप की बनाएंगे, जो आप क्या बनाएंगे, की, वो ए से लेके जेड तक डिफरेंट लेटर्स का कम्बिनेशन होगी, डिफरेंट लेटर्स का कम्बिनेशन होगी। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब ये बात आपको शायद मैथमेटिक्स से पता हो कि अगर हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट हो तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस 2 की पावर 26 बन सकते हैं। ये बात आप शायद इस बात से जानते हो कि सपोज करें कि मेरे पास 2 वेरिएबल का एक बोलियन का टेबल है, और अगर आपने DLD पढ़ी हुई है तो आपको याद होगा कि हम लोग लिखते थे, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हों x और y, तो हम लिखेंगे 0 0 1 1 0 1 0 1। ये इसलिए है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2, तो 2 की पावर 2 के लिहाज से कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये बेसिक मैथ है। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो एक तो इस एल्गोरिदम की ये वीकनेस है कि आप डिफरेंट कीज़ निकाल सकते हैं पहले से ही बाय ट्राइंग डिफरेंट कम्बिनेशंस, क्योंकि आपको ये तो बात पहले की पता है कि ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं। आप डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की कम्बिनेशन बना के डिफरेंट टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास इस एल्गोरिदम में सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि आपको पता है कि आपके पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने, 26। और ये बात मज़ीद तब ख़राब होती है कि हमारे पास असल में अल्फ़ाबेट 26 नहीं बल्कि 25 हैं, इसलिए कि आई और जे को हम एक साथ लिखते हैं, मतलब या आई लिखते हैं या फिर जे लिखते हैं, या जे यूज़ होगा या आई यूज़ होगा। तो टोटल 26 में से आई और जे, अगर आई यूज़ करेंगे तो जे यूज़ नहीं होगा, जे यूज़ करेंगे तो आई यूज़ नहीं होगा, तो एक लेटर और कम हो गया। तो असल में प्ले फेयर साइफर के अंदर जो पॉसिबल कीज़ हैं वो ये बन सकती हैं, 2 की पावर 25 इज इक्वल टू जो भी इसका आंसर आता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो एक तो बात यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर थर्ड पार्टी को पता चल गया कि ये प्ले फेयर साइफर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसको की का नहीं पता, हम ढूंढना चाह रहे हैं की। अब वो की का अंदाज़ा इसलिए यहाँ पे लगा सकता है क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर तो है नहीं,
@ या परसेंटेज, इवन नंबर्स नहीं है 1 2 3 4, सिर्फ 26 लेटर्स हैं। तो 2 की पावर 26 के हिसाब से जो भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं वो ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशन ट्राई करके देखेगा, और हर एक कम्बिनेशन एक की है। हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल की क्या क्या हो सकती है, ए हो सकती है, AZ हो सकती है, AZX, वो इस तरह के डिफरेंट कम्बिनेशंस ट्राई करेगा, और ये उसकी कीज हैं, वो हर एक की के अगेंस्ट एक टेबल बनाएगा, हर की के अगेंस्ट एक टेबल बनाएगा। जब उसके पास 2 की पावर 26 टेबल्स बन जाएंगे, 2 की पावर 26 में से रिवाइज करने टेबल्स बन जाएंगे, तो वो उस टेबल के अंदर से ये साइफर टेक्स्ट गुजार के देखेगा, और हर दफा उसके पास एक नया प्लेन टेक्स्ट आएगा। तो वो कर क्या रहा है, टेबल उसके पास है, 2 की पावर 26 कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसे मुख्तलिफ टेबल पहले से निकाल के रख लिए, उसको पता कि ये प्लेफेयर साइफर से काम हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो ये साइफर टेक्स्ट इन डिफरेंट कम्बिनेशंस में से बार बार गुजार के चेक करेगा, और हर किसी में से उसको मुख्तलिफ प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। जब उसको लगेगा कि ये 3-4 इंफॉर्मेशंस प्लेन टेक्स्ट की हो सकती हैं, और फिर वो 3-4 ट्राइज में अल्टीमेटली जब बार बार कम्युनिकेशन में वो बार बार रिवर्स ड्रॉपिंग करेगा, बार बार कम्युनिकेशन को सुनेगा, तो जितनी ज़्यादा देर तक कम्युनिकेशन होती रहेगी उतना ज़्यादा उसको चांस मिलेगा ये कन्फर्म करने के लिए कि एग्जैक्टली की क्या है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो ये तरीका है की गैस करने का। 2 की पावर 26 अप्रॉक्सीमेटली 67 मिलियन, क्योंकि ये 10,000 का मतलब मिलियन होता है, तो 67 मिलियन के करीब कम्बिनेशंस हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि मैंने 2 की पावर 25 नहीं लिया, मैंने 2 की पावर 26 लिया है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो ये कम्बिनेशन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक अप्रॉक्सीमेट फिगर दे रहा हूँ। अच्छा, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 67 मिलियन कोई छोटा फिगर तो नहीं है, 67 मिलियन तो एक बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास मशीन्स इतनी अच्छी हो चुकी हैं, या अगर आप लोग बड़ी कंपनीज की बात करें जो लोग सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है या नासा है, इनकी कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का जब से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है, तो कंप्यूटर्स की स्पीड और ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होने का चांस हमारे पास हो रहा है। तो ये पॉसिबल कम्बिनेशन ढूंढना तो अब कंप्यूटर के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसने सिर्फ ए से लेकर जेड तक मुख्तलिफ कम्बिनेशन बना के उनकी मुख्तलिफ कीज़ बना के उसने रख लेनी है, और जब ये बना के रख लेगा वो सिर्फ उसमें से साइफर टेक्स्ट गुजारेगा, वो साइफर टेक्स्ट मुख्तलिफ कम्बिनेशन में से गुजरेगा, कभी ना कभी तो हमारे पास ओरिजिनल जो प्लेन टेक्स्ट है वो हमारे पास सीक्रेट की के अगेंस्ट निकल आएगा। तो ये तो हमारे पास पहला तरीका हुआ कि वो किस तरह कीज़ को निकालेगा। इसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया, उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स होता है कि वी विल ट्राई टू चेक ईच एंड एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन। तो कि ये प्रोसेस आसान नहीं है, एक आम मशीन के लिए ये प्रोसेस आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये हो क्यों रहा है, ये मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करता हूँ, हम उसको बोलते हैं की स्पेस। ये हो इसलिए रहा है कि आपके पास की स्पेस बहुत छोटी है। की स्पेस से क्या मुराद होता है, सिर्फ आपके पास ए से लेके जेड तक पॉसिबल कीज़ हैं, आपको अलाउड नहीं है कि आप 1 2 3 या स्पेशल करेक्टर यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपके पास आंस के करेक्टर होते हैं 0 से लेके 255 256 बनते हैं, या तो 2 की पावर 256 की अवेलेबिलिटी होती, फिर तो ये बहुत बड़ा हमारे पास फिगर बनता, फिर तो थोड़ी सी मुश्किल भी होती, क्योंकि हमारे पास की स्पेस बहुत छोटी है, तो इसलिए अब उसके लिए गैस करना मुश्किल नहीं है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर समझाया क्या, ये बात याद रखिएगा कि ये तो सिर्फ प्ले फेयर साइफर के केस में चीज़ वैलिड हो रही है कि उसने ब्रूट फोर्स अटैक कर दिया है। कोई और एल्गोरिथम होगा तो फिर कोई और अटैक होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ब्रूट फोर्स अटैक हर केस में अवेलेबल हो, लेकिन क्योंकि हर एल्गोरिथम में की तो यूज़ होगी और उस की स्पेस भी होगी। की स्पेस बोलते हैं इसको, ये ए से जेड जो है ये प्ले फेयर साइफर की स्पेस है, मतलब आप ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर चूज कर सकते हैं की बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं की स्पेस। क्या बोलते हैं, की स्पेस। तो जब भी आपके पास की स्पेस हो तो आप की स्पेस से मुख्तलिफ पॉसिबल कम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन जब की स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाए फिर आपके पास इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2000 की स्पेस है तो 2 की पावर 2000, ठीक है, एक बहुत बड़ा फिगर है, इतनी बड़ी की स्पेस को फिर एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। ठीक है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हैकर को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एक दफ़ा उसने की गैस कर ली, एक दफ़ा उसने की गैस कर ली, अब उसके लिए मसला ही नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द कम्युनिकेशन की सेम ही यूज होगी, क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। ये काम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट देना था, सिर्फ समझाना था कि साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो की को गैस करने की कोशिश की जाती है और एक एल्गोरिदम को। ठीक है, पहले एल्गोरिदम गैस होता है,
फिर की गैस होती है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा कि हमें पता चलेगा कि ये प्ले फेयर साइफर है, ये बात हमने पहले से अज्यूम की। अगर प्ले फेयर साइफर है तो सिर्फ ए से लेकर जेड तक हमारे पास डिफरेंट लेटर्स के कम्बिनेशन हो सकते हैं। हम वो सारे ट्राई करके देखेंगे और हम अपने साइफर टेक्स्ट को जो हमारे पास मौजूद है हम उसको हर दफ़ा एक नए टेबल में से गुजारेंगे। डेफिनेटली हम कभी ना कभी सक्सीड होंगे प्लेन टेक्स्ट निकालने में। इसको हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक भी बोलते हैं। तो असल में जो 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 हमारे पास 67 कीज़ हैं, 67 कीज़ का मतलब है 67 मुख्तलिफ टेबल्स, क्योंकि प्ले फेयर साइफर में हर की के अगेंस्ट एक टेबल बनता है। हम हर किसी को ट्राई करेंगे और हम इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट याद रखिएगा कि ये टास्क आसान नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपको डेज भी, आपको समटाइम वीक्स भी लग सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास बड़ी की स्पेस है। कंप्यूटर हर दफ़ा एक नया एक की बनाएगा, एल्गोरिदम के अंदर उस की को रखेगा, साइफर टेक्स्ट को डाल के प्लेन टेक्स्ट निकालेगा। प्लेन टेक्स्ट सेटिस्फैक्टरी है तो ठीक है, वरना वो फिर दोबारा से नई की ट्राई करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, टाइम और प्रोसेसिंग पावर। कंप्यूटर्स के पास इतनी प्रोसेसिंग पावर हो कि वो इतनी स्पीड के साथ इतने सारे कम्बिनेशंस को ट्राई करके देख लें। ठीक है जी। लेकिन एक दफ़ा थर्ड पार्टी के पास इंक्रिप्शन की चली गई, बस फिर वो हर दफ़ा प्लेन टेक्स्ट को जो है डिक्रिप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, क्योंकि प्ले फेयर साइफर है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में सेम की यूज़ होगी, तो वो हर दफ़ा आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेगा। ये तो मैंने आपको पहला पार्ट बता दिया कि हमारे पास उसने की कैसे गैस करनी है। मैं ये बात यहाँ पे कंक्लूड कर दूँ कि प्लीज़ याद रखिएगा कि ये सिर्फ हमने एक अजम्पशन लिया है कि साइफर, क्योंकि प्ले फेयर साइफर था तो ये हमने सिर्फ अजम्पशन लिया है कि प्ले फेयर साइफर में हमारे पास की ऐसे ब्रेक होगी। लेकिन जब हमारे पास कोई नया एल्गोरिदम होगा तो उसकी अपनी की स्पेस होगी और वो और तरीके से ब्रेक होगी। तो प्लीज़ जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप इसको जर्नल फॉर्म में देखा करें, क्योंकि जब आप डेफिनेटली उसको डीप जाके देखेंगे तो वी हैव डिफरेंट लिमिटलेस जो है पॉसिबिलिटीज़। ठीक है जी। मैं यहाँ पे ये पार्ट कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे पास ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि कीज़ कैसे उसने गैस करने की कोशिश की साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में। लेकिन साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, एल्गोरिदम उसने गैस किया कैसे। तो ये लोग डिस्कशन कर रहे थे पार्ट नंबर में साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक की, और इसमें अभी हमने देखा था कि हमने दो चीज़ों को, जो हमारे पास क्रिप्ट एनालिसिस होता है या जब आपके पास क्रिप्ट एनालिसिस का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर दो चीज़ें हम लोग रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। एक तो सीक्रेट की, जो कि मैंने आपको बताया कि ब्रूट फोर्स अटैक से कैसे हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इटसेल्फ कैसे गैस किया जा सकता है। इसके लिए जो एक अटैक हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो मैंने आपको बताया ब्रूट फोर्स अटैक, जो कि की रिट्रीव करने के लिए। और मैंने लास्ट पार्ट में कहा था कि हम देखेंगे कि हम लोग एल्गोरिदम कैसे गैस कर सकते हैं। एल्गोरिदम गैस करने के लिए जो एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, बहुत कॉमनली यूज मेथड है, वो है लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसको हम लोग लेटर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, रिलेटिव। ठीक है जी, RELATIVE, मैं इसको सिर्फ REL लिख रहा हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी कह देते हैं, व्हाट्सएवर। सो ये मेथड इस्तेमाल होता है अगर आपने एल्गोरिदम गैस करना है। ठीक है, कि कौन से एल्गोरिदम से। अब ये एक गैस होता है, ये आपको कोई पिन पॉइंट नहीं बता देता कि आपने कौन सा एल्गोरिदम यूज़ जो है सेंडर या रिसीवर कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है। लेकिन लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैकर को प्रोवाइड करता है, या थर्ड पार्टी को, या एडवर्सरी का हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बेस पे वो आपके एल्गोरिदम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और वो उसके करीब पहुंच जाता है। ठीक है, ये लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या चीज़ होती है, ये हम लोग ओरली इसको समझने के बजाय हम लोग इसको देख लेते हैं। लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। जब आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आता है, आप सपोज करें कि आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आया AXABADA। ठीक है, अब इस साइफर टेक्स्ट में आप देखेंगे कि कौन सा लेटर कितनी बार अपीयर हो रहा है। जैसे कि ए हमारे पास कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, ज़रा देखिएगा। एक दफ़ा तो ए यहाँ पे आ रहा है 1, देन ए दूसरी बार आया 2, देन ए तीसरी बार आया 3, देन ए हमारे पास चौथी बार आया 4। इसका मतलब है कि ए हमारे पास 4 टाइम अपीयर हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि साइफर टेक्स्ट में कौन सा लेटर कितनी बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितनी बार वो रिपीट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 है, अगर एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 बार आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब जैसे कि एक्स हमारे पास एक दफ़ा आ रहा है, बी भी एक दफ़ा आ रहा है और डी भी एक दफ़ा आ रहा है,
तो x हो या b हो या d हो, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास अपीयर होते हैं ओनली वंस, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या होता है, मैं जरा डेफिनेशन दोबारा बता दूं कि हम लोग साइफर टेक्स्ट में, क्योंकि साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक है, तो साइफर टेक्स्ट जब थर्ड पार्टी के पास जाता है तो वो उस साइफर टेक्स्ट में काउंट करती है कि कौन सा लेटर कितनी बार अपीयर हो रहा है, मतलब वो उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करती है। अच्छा, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करती, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की जाती है, फिर इसका एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जहां पे असल में हमारे पास चीज़ आती है। तो ये मैं वाई नॉट के, ये वही एक एग्जांपल है जो अभी हम करते आ रहे हैं, प्ले फेयर साइफर वाली, जिसके अंदर हमने एनसीबीए की रखी हुई है, अटैक एट डॉन हमारा प्लेन टेक्स्ट था, ये उसका साइफर टेक्स्ट था। अच्छा, अब जरा काउंट कीजिएगा कि पहले, सबसे पहले तो काउंट करें कि टोटल कितने लेटर्स हैं। टोटल 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल लेटर्स हमारे पास साइफर टेक्स्ट के कितने हैं, 12। अब असल में हम साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक देख रहे हैं और हम लोग गैस क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग गैस करना चाहते हैं एल्गोरिदम। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ काउंट कर लेते हैं कि साइफर टेक्स्ट के नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, वो तो थे 12, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। फाइन, अब हम इन लेटर्स की दो चीज़ें निकालते हैं, एक तो हम निकालते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर 1, फिर हम निकालते हैं इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अब जरा गिनिएगा कि यहाँ पे H इस साइफर टेक्स्ट में, हम देखते हैं कौन सा लेटर साइफर टेक्स्ट में कितनी बार आ रहा है। एक दफ़ा H हमारे यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है कि H हम काउंट कर रहे हैं कि H कितने टाइम्स आ रहा है। एक दफ़ा H ये आ गया, 1 टाइम आ गया H, देन H हमारे पास दूसरी बार आया, सेकेंड टाइम, देन हमारे पास H यहाँ पे आ गया थर्ड टाइम। इट्स मीन्स कि H 3 टाइम अपीयर हो रहा है, यही हमारे पास H की फ्रीक्वेंसी है, बस इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आप निकालते जाएं, Y की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 टाइम्स तो यहाँ अपीयर हो गया और 1 टाइम यहाँ अपीयर हो गया, इसका मतलब है कि Y हमारे पास 3 टाइम अपीयर हो रहा है। फिर हमारे पास N जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, एक दफ़ा N हमारे पास यहाँ आता है, दूसरी मरतबा N हमारे पास यहाँ आता है, तो N की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। बाकी सारे लेटर 1 टाइम अपीयर हो रहे हैं, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ये तो जी हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मेरा ख्याल आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा दूं, हम लोग साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि हैकर ये चेक करना चाहता है कि एल्गोरिदम कौन सा यूज हुआ, तो ये सारा प्रोसेस हम उसके लिए कर रहे हैं। और जब मैं एंड में पहुंचेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे उसको क्लू मिलेगा। देखें, ये चीज कभी भी क्रिप्ट एनालिसिस में आप पिन पॉइंट नहीं पहुंच सकते, एग्जॉस्टिव सर्च करनी पड़ती है, डिफरेंट मेथड्स लगाने पड़ते हैं, तब भी जाके आपको गैसेस मिलते हैं और फिर आप उन गैसेस की बेस पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के करीब पहुंचते हैं। ओके, ये तो हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम एक दूसरी चीज निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये चीजें आपने प्रोबेबिलिटी के कोर्स में पढ़ी होंगी, अगर आपने प्रोबेबिलिटी, अगर आप बहुत भी पीछे चले जाए तो आपने कम से कम मैट्रिकुलेशन में प्रोबेबिलिटी का कोर्स जरूर लिया होगा, और प्रोबेबिलिटी कोर्स से मुराद है कि मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें ये फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर इसके एक हिस्टोग्राम हम लोग बनाते थे, उसको बोलते थे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। तो ये उसी का प्रोसेस है। देखें, आपने यहाँ पे कोई हिस्टोग्राम बनाना नहीं सीखनी, ना आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट सीखना है, लेकिन मैं आपको समझा ये रहा हूँ कि ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, ये इसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कितना रोल है क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर, या वैसे भी क्रिप्टोग्राफी में स्टैटिस्टिक्स का बहुत रोल है। ओके, अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जरा इस बात को समझिएगा। हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 12। कितने हैं जी हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 12। तो हमने कुछ भी नहीं करना, जब हम लोग एक कोई लेटर लेते हैं, सपोज करें हम लोग लेते हैं H, लेटर H की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, लेटर H की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3। तो अगर हम लोग इसी लेटर H की फ्रीक्वेंसी 3 को डिवाइड करें टोटल फ्रीक्वेंसी पर, जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने टोटल लेटर्स हैं वो टोटल फ्रीक्वेंसी आप काउंट कर लें, या तो आप यहां काउंट कर लें, कितने बनते हैं 1 2 3 4 से लेकर 12 तक, ये तो हमें पता है। अब यहां पे भी काउंट करें, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12। देखें, 12 तो यहां पे भी आना चाहिए ना, क्यों, 3 टाइम्स H हो गया, 1 2 3 3 टाइम्स हमारे पास Y हो गया, 1 2 और 3, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास टोटल लेटर्स, 6 लेटर्स हो गए। N हमारे पास 2 टाइम्स हो गया, 7 8 लेटर्स हो गए, N हमारे पास 2 टाइम्स हो गया। बाकी हमारे पास 8 9 10 11 12, 8 यहाँ पे देखिएगा, 9 10 11 12, ठीक है। ओके,
तो जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को या सारे लेटर्स को ऐड कर ले, फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ हमने उसका एक नाम रखा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं। ओके, जब हम लोग एक लेटर की फ्रीक्वेंसी लें, अब एच लेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, क्योंकि वो टोटल साइफर टेक्स्ट में 3 दफा अपीयर हो रहा है। जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी पे, इसकी फ्रीक्वेंसी को मेरे साथ रिपीट करें, डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी पे, तो जो हमारे पास जवाब निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं उसी लेटर की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस एच की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 3 डिवाइडेड बाय 12, उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। सो 3 डिवाइडेड बाय 12 क्या बनता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसका मतलब है 1/4, और 1/4 या 1/4 हमारे पास 0.25 होता है। ठीक है, 0.25, जो कि जवाब आपको यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, ये कहलाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो एच की अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, और एज कंपेयर टू टोटल फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0.25, इसलिए इसको रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे चीज के हिसाब से कैसे है। सो टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी 3 है, और एज कंपेयर टू सारी फ्रीक्वेंसी जो उसकी बनती है 12, उससे कंपेयर किया जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0.25 है। इसी तरह हमने हर लेटर की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, y की फ्रीक्वेंसी भी 0.25 है, 2 की हमारे पास 0.16 है, 1 की 0.083 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, आप एक चीज पे गौर करें, जब हम इन सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें, मेरे साथ रिपीट करें, जब हम इन सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें तो जवाब हमारे पास क्या आता है टोटल 1। आप बेशक करके देख लें, इसका टोटल जवाब हमारे पास 1 आता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, असल में ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है ना, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ये असल में प्रोबेबिलिटीज हैं। ये असल में क्या है, मेरे साथ रिवाइज करें, ये असल में प्रोबेबिलिटी है। अब आप याद करें, मैं प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है, तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा बताना यहाँ पे जरूरी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज के अकर होने का चांस। हम कहते हैं जी बारिश होने का चांस 20% है, या उसकी प्रोबेबिलिटी जो भी उसकी निकलेगी, ये बात अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो असल में 0.25 हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है किसकी, एच की। तो अगर हम किसी से कहें कि इस पूरे साइफर टेक्स्ट में एच की अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम किसी से पूछें इस पूरे टेक्स्ट में एच की अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो कहेगा 0.25 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये बात मैं आपको दूसरे एक्सपेक्ट से समझाता हूं, अगर आपको समझ नहीं आई तो। आपको शायद ये बात पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आज आपको बताता हूं। आप मुझे एक बात बताइएगा। अच्छा, पहली बात तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से 0.25 हो सकती है, 0.83 हो सकती है, 0.92 हो सकती है। 1 से ऊपर फ्रीक्वेंसी नहीं हो, हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं हो सकती, 0 से नीचे नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज है। मेरे पास साथ रिपीट करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज है। अब ये इस बात का मतलब समझिएगा। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 0.25 को, यह बात जरा गौर से सुनिए आपने, मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो आपके ख्याल में मेरे पास जवाब क्या आएगा, मेरे पास जवाब आएगा 25%। असल में जो कॉन्सेप्ट आप रियल लाइफ में परसेंटेज का लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी का लेते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। इस बात का मतलब यह है कि इस पूरे साइफर टेक्स्ट में एच के अकर होने का चांस कितना है, 25%। एच का अकर, मैं पूछूं कि जी आपके ख्याल में एच का अकर होने का क्या चांस है, तो कहेंगे जी 25%। या 25% क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25। तो जो मकसद प्रोबेबिलिटी का आप लेते हैं, वो मकसद असल में रियल लाइफ में परसेंटेज का होता है। तो 100% में से एच अकर होने का परसेंट हमारे पास चांस कितना है, 25% चांस है कि एच हमारे पास इसके अंदर बार बार आएगा। तो वो जो आप 25% कह रहे हैं, वो असल में क्या है 0.25। तो परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोबारा सुनिएगा, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये एक ही चीज होती है। अब ये देखिएगा 0.167 लिखा हुआ है, ये एन। अच्छा जी, एन का हमारे पास वैल्यू जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0.16 है, 1667 कर लें। इसको आप 100 से ज़रब दें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 16। इसका मतलब है कि हमारे पास इस पूरे साइफर टेक्स्ट में एन अकर होने का चांस कितना है, 16%, या प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.16। तो प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज बेटा एक ही चीजें होती हैं। अब मुझे आप बात बताएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली है, इन सबको अगर हम तक ऐड कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा 100%। तो असल में
ये टोटल कितना था 12, तो टोटल कितना होगा 100% ही होगा ना जब हम सबको इंक्लूड करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो असल में ये जो 1 प्रोबेबिलिटी थी ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 या 100%, एक ही बात मैंने आपको बता दी, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 100%। तो ये 100% या 1 डिवाइड हुआ हुआ है इसके अंदर, कैसे, ये बन गया 25% या 0.25 प्रोबेबिलिटी, ये बन गया फिर दोबारा 25% 0.25 प्रोबेबिलिटी, ये बन गया 16%, ये बन गया 0.083 का मतलब है 8.3%, ये बन गया अगेन हमारे पास 8.3%, ये फिर 8.3% और ये फिर हमारे पास 8.3%। आप इन सबको ऐड करके देख लें, जवाब आपके पास तकरीबन 100 ही आता होगा। परसेंटेज में ऐड करेंगे तो जवाब 100% के करीब आएगा, प्रोबेबिलिटी में ऐड करेंगे तो जवाब 1 के करीब आएगा। तो मैंने ये बात शायद क्लियर कर दी कि प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ होती है, ठीक है, फाइन। अब ये जो मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है ना, ये प्रोबेबिलिटी हैकर के लिए बड़ी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है, जरा देखिएगा। ग्राफ बड़ा सादा सा है। एक साइड पे मैं ग्राफ में रखूंगा ये लेटर्स, रखता हूँ मैं लेटर्स, एक मैंने रखा, मैं ऐसे इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, H, फिर मैंने लिखा Y, फिर मैंने लिखा N, बाकी मेरे पास रह गया Y और N हो गया, L लेटर, देन वी हैव D, देन वी हैव V। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको अकोमोडेट करने के लिए यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ, और फिर मेरे पास है देन मेरे पास है C, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या हो गए, लेटर्स हो गए, ये मेरे पास क्या हो गए, LET लेटर्स हो गए। यहाँ पे इनकी क्या है, यहाँ पे इनकी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी, जो मर्जी समझ लें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, और उसके बाद हम ले लेते हैं 0.5, फिर हम ले लेते हैं 0.25, फिर हम ले लेते हैं 0.75 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट है तो मैं सिंपली आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। जब हम इस सब की फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ ग्राफ जो है, हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। ज़रा इस ग्राफ को गौर से देखें। लेटर Y की प्रोबेबिलिटी या अकर होने का चांस कितना था 25%, तो 23 है तो 25 तकरीबन इधर होगा, और H के अकर होने का भी चांस 25% है। ये देखिए आपके साथ यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, ये जो अभी हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के हैं, जो उसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है। N के अकर होने का चांस कितना था 16%, ये रहा, और देन दिस। तो ये जो अब आपके सामने ग्राफ बनाया ना, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ अब आपको बता रहा है कि जो आपके पास साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी, अगर हम उस साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें तो हमें ये ग्राफ ये बताता है कि कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा अपीयर होता है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारा कुछ हमने किया किस लिए है, यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। असल में यहाँ से ऐसे पता चलेगा कि कोई कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो सिंपल एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे कि प्ले फेयर है। अच्छा, प्ले फेयर, ये बात गौर से सुनिएगा, प्ले फेयर की स्पेस क्या है, A से लेके Z तक, ठीक है। प्ले फेयर साइफर में जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट हो या साइफर टेक्स्ट हो या की हो, वो A से लेके Z तक की कहीं पे होगी ना, बाहर, इससे बाहर तो कोई लेटर 0 1 2 3 भी नहीं हो सकता, स्पेशल लेटर्स भी नहीं हो सकते, ना आस्की करैक्टर्स हो सकते हैं, बस A से लेके Z तक ABCD हो सकती है, A से लेके Z भी आस्की करैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ कितने लेटर्स हैं 26, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ 26 लेटर्स हैं, इसके रिपीट होने का चांस ज़्यादा है। मेरे साथ ये बात दोबारा रिपीट करें, हमारे पास चॉइस कितनी है 0 से लेकर 26, जो भी हमने ब्रूट फोर्स अटैक में भी पढ़ा की वाले केस में। क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड है, इसलिए जब स्पेस छोटी होगी, देखिए इसकी मिसाल ऐसे ना कि आप एक जगह पे आपके पास अवेलेबल है कार की पार्किंग। अब कार की पार्किंग अगर आपके पास छोटी है तो आपकी कार जब यहाँ पे पार्क होगी तो इसी पॉइंट पे कहीं पे बार बार पार्क होती रहेगी, कभी एक स्पॉट पे 2-3 दफा दोबारा भी पार्क हो सकती है। क्योंकि स्पेस छोटी है, पार्किंग स्पेस छोटी है, तो हो सकता है कि एक ही कार जो है वो एक स्पॉट पे बार बार आ रही हो, क्योंकि स्पेस कम है। यही कुछ चक्कर हमारे पास होता है किसके अंदर, क्रिप्टोग्राफी में भी, कि जब स्पेस कम हो, हमारे पास की स्पेस थोड़ी हो, हमारे पास चॉइस कम हो, तो हमारे पास रिपीटेशन ज़्यादा हो जाती है। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए मैंने दी, ये जो पार्किंग वाली दी है। तो क्योंकि हमारे पर अब यहां से हैकर को क्लू क्या मिलेगा, यहां से हैकर को क्लू ये मिलेगा कि कोई ऐसे एल्गोरिदम इस्तेमाल हुआ जिसकी की स्पेस छोटी थी। अगर की स्पेस लार्ज होती, सपोज करें कि मैं आपको खुली चॉइस देता हूं कि जी आप दुनिया का जौन सा मर्जी लेटर यूज करके ना प्ले फेयर साइफर में की बना लें, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो फिर तो आपके पास बेतहाशा एग्जाम्पल है। आप क्वेश्चन मार्क भी ले सकते हैं, @ ले लें, 6 ले लें, हैश ले लें, बहुत सारे हैं आपके पास। अगर हम लोग आस्की करैक्टर्स देखें
तो आस्क के कैरेक्टर्स हमारे पास कितने होते हैं, 0 से लेके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 से लेके 256, जरा इसकी पॉसिबिलिटीज देखें, 0 से लेके 255 मतलब 256 ही होते हैं। 2 की पावर 256 कितना बनेगा, ये तो बहुत बड़ा लेटर बनेगा। अब आपके पास ज्यादा चॉइसेस, तो सिंपल सी बात है, जब चॉइसेस ज्यादा हो जाएं, जब की बनाने के लिए चॉइस ज्यादा मिल जाए तो आपके पास रिपीटेशन कम हो जाती है। जब आप दोबारा से सुने, जब की बनाने के लिए चॉइसेस ज़्यादा हो जाएं तो रिपीटेशन कम हो जाती है। रिपीटेशन कम होगी, लेटर बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जो आपको पता चल रहा है कि कौन सा लेटर ज़्यादा बार आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है, ये कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब आइडियल सिचुएशन क्या होती है, आइडियल सिचुएशन होती है कि आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हर लेटर के अकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए भी 3 बार अपीयर हो रहा है, बी भी 3 बार अपीयर हो रहा है, सी भी 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 4 भी 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, मतलब सब के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी, सब के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी, सब के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि इक्वली पॉसिबल प्रोबेबिलिटी की जुबान में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे मतलब आई नो कि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन ये थोड़ी सी बात बताना जरूरी है। सो अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा बनता हो जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का या प्रोबेबिलिटी का, आप अगर इसको परसेंटेज भी समझ लेंगे, जे देखें ना ये ग्राफ कैसे बना हुआ है, वाई का चांस क्या है अगर होने का, उसका चांस है 25% के वो आएगा, एच का भी 25% है, एन का चांस है कि 16% है कि वो आएगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो जब आपके पास ये ग्राफ ऐसा बने जिसमें आपको क्लियर नजर आ रहा हो कि सबसे ज्यादा लेटर कौन सा रिपीट हो रहा है, तब कहानी डेंजरस हो जाती है। क्यों? अटैकर को आपने एक लूप होल दे दिया कि उसको ये चीज समझ आ रही है कि इस बंदे ने जो एल्गोरिदम यूज किया है ना, उसमें चॉइसेस कम थी जिसकी वजह से रिपीटेशन आई है, तो उसको भी समझ आएगी कि इसने शायद कोई ऐसा एल्गोरिदम यूज किया है, मतलब उसको क्लू मिलेगा। वो पिन पॉइंट तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा क्लू मिलेगा। अब ये बात मैं आपके लिए मजीद इंटरेस्टिंग बनाता हूं। सपोज करें कि ये मेरे पास प्ले फिर साइफर है, सपोज करें कि अभी हम इसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं जो मैंने आपको बताई थी। एक वेबसाइट है, ये मैं आपको समझा दूं कि मैं कर क्या रहा हूं। ये प्लेन टेक्स्ट है, अटैक और डॉन, ये हमारी की है, और ये हमारे पास प्ले फॉर साइफर से ये मैसेज ये वाला इनक्रिप्ट हो गया। अब हैकर के पास क्या जाएगा, क्योंकि साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक है, तो उसके बाद वो सिर्फ साइफर टेक्स्ट जाएगा। एक वेबसाइट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप इस वेबसाइट पे जाके तो आप अपनी मर्जी के मैसेजेस की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो साइफर टेक्स्ट है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका मैं वो वाला वर्जन खोलता हूँ जिसके अंदर जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है। तो मैं आपको इस एग्जांपल से पहले मैं आपको एक आसान एग्जांपल में समझा दूंगा। सपोज करें मैं लिख रहा हूँ ए बी 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 सी सी सी, तो ए कितने टाइम्स आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको मैग्नीफायर से दिखा देता हूँ। ए हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, बी भी 3 टाइम्स और सी भी 3 टाइम्स। इसका मतलब है ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, सी की फ्रीक्वेंसी क्या है 3। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है। जब सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो सबके अकर होने का चांस भी इक्वल हो जाएगा। मेरे ख्याल है मेरी बात आपको अब मैं आपको इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के दिखाता हूँ, इसका ग्राफ दिखाता हूँ। आपने जो ग्राफ्स बनाने नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक के अंदर हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो काम करते हैं उससे कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये देखें अब इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। अब हैकर को यहां से अगर सपोज करें कि मैं यहां पे 1000 लेटर्स लिखता, डी 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 एफ 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 जी 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 ई ई ई, और इस तरह के मैं 1000 लेटर्स लिखूं, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सारे इक्वली आ रहे हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है बार बार, तो हैकर को या जो 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 हमारी थर्ड पार्टी साइफर टेक्स्ट को देख रही है उसको ऐसी सीधी लाइन नजर आएगी। अब उसके लिए गैस करना मुश्किल है, अब उसके लिए गैस करना मुश्किल है। आइडियली यही होना चाहिए। इसका भी अकर होने का चांस 15% है, इसके अगर होने का भी चांस 15% है, इसके अगर होने का भी चांस तकरीबन बता रहा हूं 15, सबके अगर होने का चांस 15% है, इक्वल है। अब उससे कैसे पता चलेगा कि इसमें पैटर्न क्या है? असल में वो पैटर्न ढूंढ रहा है। अच्छा, अब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सपोज करें कि आपने एक मैसेज लिया प्ले फेयर साइफर में, प्लेन टेक्स्ट अटैक एट डॉन, की थी एनसीबी है, और ये हमने उसका साइफर टेक्स्ट निकाला था। ठीक है, अब मैं इस साइफर टेक्स्ट को रख रहा हूं, इस साइफर टेक्स्ट की मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बना रहा हूं, जो कि मैंने भी आपको स्लाइड्स में दिखाई भी है। अच्छा, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम आप देखें तो अब आपको नजर आएगा कि हमारे पास पहले तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी जान के इक्वल रखी थी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं रखी तो अब आपको स्ट्रेट, ये जो पैटर्न एक बन रहा है ना, ये अब हैकर को क्लू दे रहा है। हैकर को नजर आ रहा है कि यार इसमें ना कोई रिपीटेशन हो रही है। अच्छा, अब हैकर को मजीद क्लू कैसे मिलेगा? अब मैं जरा टेक्स्ट बड़ा करता हूं। ये मैंने विकीपीडिया पे एक पाकिस्तानी के नाम से साइट खोल ली है, इसमें मैं थोड़ा सा ना टेक्स्ट का साइज बढ़ा देता हूं रैंडमली। ठीक है,
अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, इसमें कुछ नंबर्स वगैरह आए हैं तो ये प्ले फेयर साइफर ऑटोमेटिकली नंबर्स वगैरह, कॉमास, ब्रैकेट्स इनको इग्नोर कर देता है, बाय डिफॉल्ट कर देता है। अच्छा, अब मैं इसको इसी की के साथ यूजिंग प्ले फेयर साइफर इस सारे को मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जब मेरे पास प्लेन टेक्स्ट बड़ा हो गया तो साइफर टेक्स्ट भी बड़ा हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा साइफर टेक्स्ट हो गया। अब जरा हम देखते हैं कि साइफर टेक्स्ट बड़ा करने से ग्राफ कैसा आता है। मैं इसी साइफर टेक्स्ट का ग्राफ बना रहा हूं, कैसे बनेगा, हर एक एक लेटर को काउंट किया जाएगा कि कौन सा लेटर कितनी बार प्लॉट हो रहा है, फिर टोटल लेटर्स काउंट हो गए, फिर हम उसको उस पर डिवाइड कर देंगे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। अब जरा इसका ग्राफ देखिएगा, वेरी जो है सरप्राइजिंगली मतलब आप देख रहे हैं कि पूरा एक पैटर्न नजर आना शुरू हो गया। ये असल में इशू है, हैकर को साफ नजर आ रहा है कि टी सबसे ज्यादा बार आता है, यू उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये जो उसको फ्रीक्वेंसी मिल गई है ना, ये पैटर्न बहुत ज्यादा ये इस साइफर की वीकनेस है, प्ले फेयर साइफर की। क्योंकि प्ले फेयर साइफर में लेटर्स की चॉइस ए से लेकर जेड तक है सिर्फ, तो रिपीटेशन ज्यादा हो रही है। ये चीज अब हैकर को क्लू देना शुरू कर रही है। अच्छा, अब आप मजीद सरप्राइज होंगे, मैं इनपुट इंफॉर्मेशन और बढ़ाता हूं। ये मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम आगे मूव करेंगे क्योंकि वीडियो का साइज इंक्रीज मेरे पास हो रहा है। सपोज करें मैंने साइफर जो टेक्स्ट बनाना है उसका मैं साइज थोड़ा सा आपके लिए इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है जी। काफ़ी बड़ा टेक्स्ट बन गया तो साइफर टेक्स्ट भी बड़ा बनेगा। देखिए काफ़ी बड़ा से, आई एम सॉरी फॉर द एड्स, ये एड्स अब वेबसाइट पे आ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता। ये मैंने साइफर टेक्स्ट चूज कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ज़रा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस लगाता हूँ, मैंने इसको एनालाइज किया। अच्छा, अब इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आप देखिएगा कि मेरे पास फिर ये देखें ग्राफ, जैसे जैसे आप साइफर टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे ग्राफ में एक सिमेट्री आना शुरू हो जाएगी। और यकीन करें कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें आपको बिल्कुल क्लियरली आपको जब जितना बड़ा अब साइफर टेक्स्ट का साइज मैं और बढ़ाऊंगा, मैं सपोज करें ये सारे को ही चूज कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे ये सारा जो मेरे पास टेक्स्ट है ये यहाँ पे मेरे पास एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसने किया तो है, तो ये काफ़ी बड़ा एक साइफर टेक्स्ट बन गया है। चले मैं इतना चूज कर लेता हूँ और मैं एक काफ़ी बड़े साइफर टेक्स्ट का मैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता हूँ। पहले हर लेटर काउंट होगा कि वो कितनी बार आ रहा है, फिर टोटल पे डिवाइड होगा, फिर उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ये आप देखें, आप देख रहे हैं कि कितना इजीली हमें पता चल रहा है कि कौन सा लेटर कितने टाइम्स आ रहा है। ये जो असल में ट्रेंड नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो टॉप से शुरू होता है और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ये ट्रेंड ठीक नहीं है। हमारे पास आइडियली जो लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि हैकर को पता ही ना चले कि कौन सा लेटर कितनी बार अपीयर हो रहा है। मुझे पता है आपके जहन में आ रहा होगा कि ये कैसा होगा। ये होता है, ये तब होता है जब आपके पास एल्गोरिदम ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा शफलिंग हो, नंबर 1, और की का साइज़ बहुत बड़ा हो। मैं यहाँ पे ये बात अब कंक्लूड करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। तो शॉर्ट स्टोरी ये है कि लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है कि हम सिंपली साइफर टेक्स्ट के लेटर्स को काउंट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर हम निकालते हैं इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे कि हम लोग जो हमारे पास हर लेटर होता है उसको हम लोग जो हमारे पास हर लेटर होता है उसको हम लोग टोटल पे डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है असल में ये परसेंटेज होती है या प्रोबेबिलिटी होती है। 0.25 प्रोबेबिलिटी है एच की, या मल्टीप्लाई बाय 100 25% है। परसेंट और प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक ही मतलब होता है। फिर हम उसका मैंने ग्राफ आपको बताया कि हम लोग बनाते हैं कैसे, एक साइड पे लेटर रख देते हैं और एक साइड पे उनकी हम फ्रीक्वेंसी, वैसे कि एच कितनी बार आ रहा था 25, तो एच की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे ग्राफ पे 25, फिर वाई, फिर एन की उससे कम थी, बाकी सबकी ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ये अब आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की। अब यहां से साइफर टेक्स्ट का एल्गोरिदम कैसे मिलेगा, असल में एल्गोरिदम इसके एनालिसिस से मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं जहां सिर्फ डायग्राम आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन दिखा रहा हूं कि अब हैकर बहुत करीब पहुंच गया है, ठीक है। हैकर को समझ आ रही है कि उसको पैटर्न नजर आना शुरू हो गया। जब वो 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा जब बार बार फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेगा और बार बार रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेगा, एक पॉइंट आएगा कि वो फाइनली उसको पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। और ये पैटर्न का लीक होना हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आप, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, सिर्फ ये मेथड नहीं है लेटर फ्रीक्वेंसी का जिसके थ्रू आप पैटर्न निकालें। आजकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब तो इनफैक्ट ये मेथड्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अब तो मशीन और लर्निंग या डीप लर्निंग जो कि एआई की ही हमारे पास सब जो है कैटेगरीज हैं, उसमें आप मशीन को ट्रेन करते हैं और वो तो आपको विद इन सेकेंड्स बता सकती है अगर हमारे पास टेक्स्ट और की स्पेस बहुत बड़ी नहीं है कि हमारे पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या थी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ
और हम लोग इसके बाद अगली टाइप के ऊपर आएंगे जो क्या है चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स जो थी वो ये थी, जिसमें से मैंने आपको साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक पूरा एक्सप्लेन कर दिया और मैंने आपको बताया कि साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में जो हैकर होता है या थर्ड पार्टी होती है या एडवर्सरी होती है, उसके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट होता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। इसी साइफर टेक्स्ट को वो यूज़ करके की भी निकाल सकता है और वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके एल्गोरिदम के बारे में भी जान सकता है। अगली टाइप हमारे पास आ रही है चूजन साइफर टेक्स्ट, फिर उससे अगली आएगी नॉन प्लेन टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक, तकरीबन एक ही चीज़ है। देन हमारे पास चूजन प्लेन टेक्स्ट। तो अब आप यहाँ पे ज़रा वीडियो को 2 मिनट पॉज करें और आप काइंडली इसको दोबारा से रिवाइज करें। आई नो कि इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, जस्ट गिव इट अ ट्राई। और फिर हम जो है एक थोड़े से टाइम के बाद में दोबारा आता हूँ वापस। ओके अगर आपने रिवाइज कर लिया तो अब हम लोग अगली टाइप के ऊपर आते हैं, अगले टाइप ऑफ अटैक पे, और अब हम थोड़ा सा टेम्पो इंक्रीज करेंगे क्योंकि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में देख ली वही इन्फॉर्मेशन तकरीबन हमारे लिए आगे भी यूजफुल है। चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक में कुछ भी नहीं होता। चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक में हम लोग बड़ा सिंपल सा काम करते हैं कि बजाय इसके कि हम लोग सारा साइफर टेक्स्ट लें, आप यही एग्जांपल लें, मैं आपको बता रहा हूँ चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम उसकी डेफिनेशन। चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जिसके अंदर जो क्रिप्ट एनालिसिस होता है वो क्रिप्ट एनालिसिस पूरे साइफर टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं करता बल्कि उसके कुछ हिस्से पे करता है। सपोज करें कि हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया था, तो वो क्रिप्ट एनालिसिस क्या करेगा, बजाय इसके कि वो सारे के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करे। अच्छा, हम लोग चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक करते क्यों हैं? क्योंकि पूरे साइफर टेक्स्ट के ऊपर एनालिसिस करना उसमें टाइम बहुत लगता है, प्रोसेसिंग पावर बहुत लगती है। तो हम लोग उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा साइफर टेक्स्ट नहीं एनालाइज करते बल्कि हम लोग उसका एक थोड़ा सा हिस्सा एनालाइज कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है ये देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे को नहीं, मैं सिर्फ इतना सा ब्लॉक जिसमें कौन सा हमारे पास लेटर्स हैं HYYHNL, जो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने रैंडमली ली है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि आपने क्योंकि सारे को नहीं सिलेक्ट किया, उसका कुछ हिस्सा सिलेक्ट किया, तो हम कहते हैं चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। ठीक है, इसमें फायदा ये होता है कि जो हमारे पास थर्ड पार्टी या एडवर्सरी होती है, जो एल्गोरिदम 1000 लाइंस के लिए वैलिड है वही एल्गोरिदम 200 लाइंस के लिए भी वैलिड है, तो उससे प्रोसेसिंग पावर और टाइम बच जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा सके। इसको हम लोग कहते हैं चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। ठीक है जी, और अगेन इसका काम वही है कि उस सीक्रेट की और एल्गोरिदम को आपने रिकवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं चूजर साइफर टेक्स्ट अटैक। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसलिए कि अगर आप बहुत लंबी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, पॉसिबल कम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, डिफरेंट कीज ढूंढनी पड़ेंगी। तो छोटे साइफर टेक्स्ट के ऊपर लेकिन साइफर टेक्स्ट का साइज डिक्रीज होने से थोड़ा सा आपके पास क्लूज कम हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल है आपको बात समझ आ गई है। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ है वो है जी हमारे पास है, आई एम सॉरी, आई थिंक ये यहाँ पे सबटाइटल्स जो है वो स्टार्ट हो गया। अगली चीज़ है हमारे पास जो हमारे पास अगली टाइप आ रही है, दैट इज़ नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक हमारे पास क्या होता है। ठीक है, सो वी हैव एक टाइप हमने पढ़ ली साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक जिसमें पूरा साइफर टेक्स्ट होता है। चूजन साइफर टेक्स्ट में पूरे साइफर टेक्स्ट का कुछ हिस्सा कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। अच्छा, असल में तो ये दो कैटेगरीज हैं, या तो हमारे पास अटैक होता है प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक, ठीक है, या हमारे पास होता है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। इनमें थोड़ा सा फर्क है। प्लेन, जरा बात गौर से सुनिएगा, प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक में एडवर्सरी या हैकर के पास सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता है बस। लेकिन अब ये बात जरा गौर से सुने, किसी को सिर्फ प्लेन टेक्स्ट देने से कोई फायदा नहीं है। सपोज करें कि मैं आपको देता हूं कि आप, ये हमारे पास जो है ना ये प्लेन टेक्स्ट है अटैक, मैं कहूँगा जी मुझे आप इस प्लेन टेक्स्ट से की भी निकाल के दें, एल्गोरिदम भी निकाल के दें। एक अजीब सी बात है कि आप प्लेन टेक्स्ट से की और एल्गोरिदम कभी भी निकाल ही नहीं सकते। रीज़न कि आपके पास इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं, इतनी सारी कीज़ हैं, आप कैसे निकाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसलिए प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक की बात हम करते ही नहीं है। वैसे तो ये दोनों एक ही हैं, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक या प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक का मतलब एक ही लिया जाता है। लेकिन अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि प्लेन टेक्स्ट, जैसे साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में सिर्फ साइफर टेक्स्ट था तो प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक में सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होगा, तो ऐसा गलत है। प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक में असल में हैकर के पास दो चीज़ें होती हैं, प्लेन टेक्स्ट प्लस उसी प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये बात अब आपने भूलनी नहीं है। इसलिए कि सिर्फ प्लेन टेक्स्ट से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, प्लेन टेक्स्ट से ना आप की निकाल सकते, ना एल्गोरिदम निकाल सकते हैं। अब आप सपोज करें, ये बात मैं आपको क्लियर करता हूं कि सपोज करें आप प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक कर रहे हैं या प्लेन टेक्स्ट या नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक कर रहे हैं,
तो नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक कुछ ऐसे होता है, आपके पास दो इन्फॉर्मेशन होगी, एक तो प्लेन टेक्स्ट, सपोज करें मैंने AX लिया, या मैं आपके आसानी के लिए कोई इंग्लिश का कोई वर्ड ले लेता हूँ, सपोज करें कि मैं यहाँ प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ हाई, ठीक है, हाई हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट जो भी बना, जो भी एल्गोरिदम लगा वो था AX। तो अब आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, ये कहलाता है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, ठीक है। क्योंकि नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में अगर आपके जहन में ये आ रहा था कि सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होगा, तो देखें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट से तो आई एम सॉरी, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में ये हम कर सकते हैं, देखिए सिर्फ साइफर टेक्स्ट से हम कर, सिर्फ साइफर टेक्स्ट से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ साइफर टेक्स्ट से आप ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं, आप जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्लेन टेक्स्ट सिर्फ देने से तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक के अंदर या नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक ये एक ही चीज़ है, इसके अंदर आप जो है आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्लेन टेक्स्ट होता है और उसी प्लेन टेक्स्ट की आपके पास साइफर टेक्स्ट भी होता है, उसी प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट भी होता है। फिर आप इन दोनों की मदद से, अब आप सपोज करें कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट भी है और उसका साइफर टेक्स्ट भी, हाँ अब आपको पता है कि ये प्लेन टेक्स्ट है, ये साइफर टेक्स्ट है, फिर आपको पैटर्न ढूंढेंगे, कोई कीज लगाएंगे, कुछ एल्गोरिदम तक पहुंचेंगे, तो ये जो प्लेन टेक्स्ट अटैक होता है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब आपके पास प्लेन टेक्स्ट भी हो, उसका साइफर टेक्स्ट भी हो, अभी भी इशू तो है, क्योंकि देखें प्लेन टेक्स्ट और फिर उसका साइफर टेक्स्ट जो है वो ही आपको मिल जाए, तो आपके पास सिर्फ जो काम रह जाता है वो एल्गोरिदम को तलाश करना और फिर की तलाश करना। एल्गोरिदम को कैसे तलाश कर सकते हैं आप, साइफर टेक्स्ट के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से, और ब्रूट फोर्स अटैक से आप की निकाल सकते हैं। सिर्फ मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये तो बात मैंने बता दी नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक की। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक के अंदर जो एडवर्सरी होती है या अटैकर होता है उसके पास दो चीज़ों होती हैं, एक तो प्लेन टेक्स्ट और उसी प्लेन टेक्स्ट का इनक्रिप्टेड वर्जन, और फिर इसको वो इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम और की निकालता है। याद रखिएगा जौन से भी अटैक हो, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक या चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, हर अटैक में हैकर या एडवर्सरी को सिर्फ दो चीज़ें नहीं पता होंगी, या दो चीज़ों की उसको तलाश है, की और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। यह बात होगी नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक की, ठीक है। ये मैंने बात आपको मैं डायग्राम से बता देता हूँ कि जहाँ पे जो हैकर है उसको दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई हैं, उसको साइफर टेक्स्ट भी मिल गया है और प्लेन टेक्स्ट भी मिल गया, तो अब उसको पता चल गया कि ये प्लेन टेक्स्ट है और ये इसी प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट है। अब उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा की और एल्गोरिदम ढूंढना, जो है की और एल्गोरिदम ढूंढना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यह रेयर केस होता है कि आपके पास दोनों ही चीज़ें जो हैं वो चली जाएँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। ये मैंने बात आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। सो लेकिन आपके पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं ब्रूट फोर्स अटैक और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अलावा, जिसमें आप ये अटैक्स कर सकते हैं। आखिरी हमारे पास जो चीज़ आती है, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, वो है चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। अच्छा, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक आपको सुनने में ही क्लियर होगा कि सपोज करें, मैं सपोज करता हूँ कि क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैंने बैक में एक एग्जांपल यहाँ रखी थी, मैं उस एग्जांपल को दोबारा यहाँ से रीयूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एग्जांपल है, तो आप सपोज करें कि चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक में तो वैसे आपको बात समझ भी आ रही होगी कि चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक में असल में हम लोग पूरा प्लेन टेक्स्ट ही लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास हम इस पूरे में से सिर्फ हम लोग इतना प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं और इतना ही साइफर टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं और जो आपको नज़र आ रहा है इतना हम साइफर टेक्स्ट ले लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, कि आप पूरा प्लेन टेक्स्ट नहीं लेंगे, उसका कुछ हिस्सा लेंगे और उसी का ही करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट लेंगे। लेकिन अब मैं आपको चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक का एक दूसरा रुख दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक किस तरह डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अब ज़रा मैं आपके पास आता हूँ यहाँ पे एल्गोरिदम के अंदर प्ले फेयर साइफर में। आपको प्ले फेयर साइफर की एक वीकनेस का पता है, जो मैंने लेक्चर के शुरू में भी आपसे डिस्कस की थी। जब आपके पास लेटर्स रिपीट होते हों तो फिर साइफर टेक्स्ट में प्ले फेयर साइफर में एक इशू आता है, क्योंकि रिपीटेड केस में हमारे पास लेटर एक्स बार बार आता है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, मैं इस बात को ऐसे क्लियर करता हूँ कि सपोज करें कि मैं एक प्लेन टेक्स्ट लेता हूँ ए और वी, ठीक है। मैंने की अभी भी यहाँ पे क्या रखी है, NCBA, और मैंने यहाँ पे रखा है उसका जो मैंने जो उसकी जो हमारे पास उसका साइफर टेक्स्ट बना है वो ये आपको नज़र आ रहा है। मैं इस बात को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, तो मैं मजीद इसको इस तरह क्लियर कर लेता हूँ कि सपोज करें कि आपके पास A 4 टाइम्स आ रहा है, लेट अस सपोज, ठीक है। अच्छा, जब A 4 टाइम्स आ रहा हो और की हो NCBA, तो साइफर टेक्स्ट में आप देख रहे हैं रिपीटेशन आ रही है। ये रिपीटेशन क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे पास 4 टाइम्स A लिखा हुआ है और रूल क्या कहता है कि जब दो लेटर सेम हो तो X लगाया जाए। उस X की वजह से मेरे पास साइफर टेक्स्ट में रिपीटेशन हो रही है। ये प्ले फेयर साइफर की एक वीकनेस है,
ठीक है, अब आप जरा ये जो मैं बात अब आपको बताने लगा हूं, ये जरा आप गौर से सुनिएगा। सपोज करें कि जो आपके पास हैकर है, मैं आपको एक सिनेरियो, और याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक सिनेरियो है। सपोज करें कि दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, सपोज करें कि दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, यहां पे हमारे पास हैकर आ गया। अच्छा, हैकर अब यहां पे जो अब अटैक कर रहा है ये है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक क्यों है? क्योंकि हैकर अब ना सिर्फ यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी को टेम्पर करेगा, इंटेग्रिटी को भी टेम्पर करेगा। मतलब वो पहले दोनों का कनेक्शन खत्म करेगा और अब वो इंफॉर्मेशन पहले यहां से लेगा और फिर चेंज करके उसको यहां पे भेजेगा। आपको याद है कि ये इंटेग्रिटी होती थी और मैंने लेक्चर के शुरू में भी इसके बारे में बात की। अच्छा, अब हैकर यहां पे ना एक एक गेम करने की कोशिश करेगा। कैसे गेम करने की कोशिश करेगा? हैकर को एक बात का पता है, हैकर को इस बात का पता है कि जब प्ले फेयर साइफर इस्तेमाल हो रहा हो, ये बात गौर से सुने, हैकर को पता है कि जब प्ले फेयर साइफर इस्तेमाल हो रहा हो और प्ले फेयर साइफर में लेटर्स रिपीटेडली आ रहे हो, लेटर्स क्या आ रहे हो, मुझे साथ रिवाइज करें, रिपीटेडली आ रहे हो, तो साइफर टेक्स्ट में रिपीटेशन आती है। ये देखें। अच्छा, अभी हैकर को की का भी नहीं पता, हैकर को की का भी नहीं पता, लेकिन उसको प्ले फिर साइफर की वीकनेस का पता है। जरा ये बात यहां से समझे। सपोज करें मैंने की चेंज कर दी, मैंने की रख दी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ठीक है, इवन के मैंने की चेंज कर दी है, लेकिन की चेंज करने के बावजूद भी मेरे पास साइफर टेक्स्ट में रिपीटेशन आ रही है। क्यों? क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में मेरे पास जब रिपीटेशन हो तो एक्स लगाना पड़ेगा, ए एक्स फिर ए एक्स, इसी रिपीटेशन की वजह से मेरे पास साइफर टेक्स्ट रिपीट हो रहा है। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हैकर को या थर्ड पार्टी को की का भी नहीं पता, उसको की का भी नहीं पता, लेकिन उसको इतना पता है कि जब प्ले फेयर साइफर यूज हो और की जो भी हो तो मेरे पास साइफर टेक्स्ट में रिपीटेशन आएगी। उसको इस पैटर्न का पता। मैं एक और की लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं वर्ल्ड, ठीक है, तो या इसको मैं मजीद बड़ा करता हूं हेलो वर्ल्ड। तो की के साथ मैं जो मर्जी करता रहूं, की मैं जितनी मर्जी बड़ी कर दूं, लेकिन क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में रिपीटेशन है, साइफर टेक्स्ट में रिपीटेशन आएगी। ये बात अब हैकर को पता है। अब हैकर करेगा क्या? नॉन चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक की बात करें कि चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, हैकर असल में क्या करेगा? हैकर जान के, अब क्या हुआ, दो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे थे, उसने उनके बीच में एक दीवार खड़ी की, वो बीच में आ गया। अब हैकर करेगा क्या? हैकर इस वाले रिसीवर को ये शो करवाएगा कि मैं ओरिजिनल हूं, हालांकि वो ओरिजिनल नहीं है। अब वो यहां पे गेम करेगा। वो गेम ये करेगा कि सपोज करें, मैं सिर्फ आपको एक 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 एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करें कि उसने क्या किया, हैकर ने एक एक प्लेन टेक्स्ट लिया ए और की उसने रखी NCBA, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसको साइफर टेक्स्ट मिला BY, ठीक है। ये सिर्फ उसने तुक्का लगाया, लेकिन उसको ये बात पता है, मैं बार बार बता रहा हूं, उसको ये पता है कि प्ले फेयर साइफर में जब प्लेन टेक्स्ट में रिपीटेशन हो तो साइफर टेक्स्ट में रिपीटेशन होगी, की जो भी हो, की से फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। अब इस बात का फायदा कैसे उठाएगा? वो क्या करेगा? वो इस पार्टी से कहेगा, थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को नहीं पता कि मेरे साथ ओरिजिनल वाले कंप्यूटर या पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी कर रही है। वो इसको एक चक्कर देगा, वो उसको कहेगा कि जी मैं आपको ना ये एक साइफर टेक्स्ट भेज रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि इसका प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। ये कहेगा जी मैं की तो नहीं बताता आपको। ये कहेगा ठीक है, आप मुझे की ना बताएं, लेकिन आप मुझे ये सिर्फ, वो कहेगा जी मैं आपको चेक करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि इसने इसको कहा कि जी मैं आपको ये एक साइफर टेक्स्ट भेज रहा हूं, आप मुझे, मैं आपको चेक करना चाह रहा हूं कि आप ओरिजिनल हैं या नहीं है, या आप वही हैं जिनसे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं। आप जरा मुझे बताएंगे कि इसका मेरे पास जो है इस साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। वो रिवर्स में आ रहा है। अब यहां पे ये वाली पार्टी कंफ्यूज होगी। क्यों कंफ्यूज होगी? वो इससे कंफ्यूज होगी कि ये हैकर ना इससे एल्गोरिदम मांग रहा है, ना हैकर इससे की मांग रहा है। वो कह रहा है ना मैं, ना आप मुझे की बताएं, ना आप मुझे एल्गोरिदम बताएं, मुझे सिर्फ आप बता दें कि साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। जबकि इस पार्टी को, जो रिसीवर एंड है, उसको ये नहीं पता कि हैकर असल में उससे ये चीज उगलवाना चाहता है कि असल में अगर जो ये वाले हमारे पास पार्टी है, जब ये इसको रिप्लाई देगी और रिप्लाई में प्लेन टेक्स्ट रिपीटेड आ गया तो इसको फौरन से क्लू मिल जाएगा कि ये प्ले फेयर साइफर है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो सपोज करें कि जब इसने इसको ये साइफर टेक्स्ट भेजा तो इस पार्टी ने रिप्लाई दिया कि जी आपका प्लेन टेक्स्ट ये है। इसको फौरन पता चल जाएगा कि क्योंकि ये रिपीटेड आया है तो ये क्या है, ये प्ले फेयर साइफर है। इसको हम लोग बोलते हैं चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, कि हम जान के ऐसा प्लेन टेक्स्ट चूज करके भेजते हैं जिससे हमें एल्गोरिदम के बारे में क्लू मिले, ठीक है। और दिस इज वेरी डेंजरस। तो ये अब आपने देखा कि हमारे पास क्रिप्ट एनालिसिस पूरा एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है, और जब वो ये कर लेगा, अब बेशक उसके पास की नहीं है, बेशक के उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको जब सिर्फ अगर उसको ये भी पता चल जाए कि ये प्ले फेयर साइफर है
तो वो ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करके कभी ना कभी की तो निकाल ही लेगा, ठीक है, कभी ना कभी तो वो की हमारे पास निकाल भी लेगा। अब सपोज करें, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज करें कि उसने जो उसको टेक्स्ट यहाँ पे भेजा, उसने उसको टेक्स्ट भेजा BY, ठीक है, उसने उसको इंक्रिप्टेड टेक्स्ट जो मैं भेज रहा हूँ BY, की उसको नहीं पता, की तो एनसीबी उसने तो कैसे भेजी थी। सपोज करें कि रिसीवर एंड ने जो ओरिजिनल की थी वो लगे, सपोज करें ओरिजिनल की थी वर्ल्ड, ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दी ना कि उसने रिप्लाई ए से करी, तो इत्तेफाक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एनसीबीए ही की हो। सपोज करें कि उसने इसका रिप्लाई दिया वर्ल्ड वाली की के साथ EU, लेकिन यहां से एक बात तो पक्की कंफर्म हो गई कि ये है प्ले फेयर साइफर, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन हमारे पास आ रही है। ये इन एल्गोरिदम की फिर वीकनेस होती है। तो याद रखें, क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में जो रिपीटेशन है ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें ऐसे एल्गोरिदम चाहिए जो हमारी इंफॉर्मेशन को जब इंक्रिप्ट करें तो रिपीटेशन प्रोड्यूस ना करें। सो दैट वाज ऑल। और हमारे पास ये बात याद रखिएगा कि जौन सा भी हम लोग क्रिप्ट एनालिसिस लगा रहे हैं, हमने दो चीज़ें गैस करनी होती हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और उसकी सीक्रेट की। मैं आपको एक बात यहाँ पे प्लीज़ बता दूँ कि डेफिनेटली आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल था और कुछ चीज़ें आपको एकदम से समझ नहीं आई होंगी, तो आप इस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुने। और प्लीज़ रिमेंबर कि ये मैंने चीज़ें थोड़ी सी आपको इसलिए भी बताई कि जो लोग अपना थीसिस करना चाहते हैं तो इंक्रिप्शन पे बहुत काम हो रहा है, टेक्स्ट इंक्रिप्शन हो, इमेज इंक्रिप्शन पे बहुत काम है, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया का दौर है, मल्टीमीडिया प्लस सोशल मीडिया इसका दौर है। तो इसलिए हमारे पास मल्टीमीडिया कंटेंट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर होता है, तो हमने उसको सिक्योर करना है, ठीक है, उसके लिए हमें एल्गोरिदम्स चाहिए। तो आपके पास ये एक बड़ी अच्छी एक कैटेगरी है, जो लोग इंक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हैं वो उसके ऊपर थीसिस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये चीज़ें आपको आज बताई, जिनको नहीं पता थी उनके लिए, जिनको पता है दैट इज़ वेरी गुड, कि आपको थोड़ा सा पता चले कि दिस इज़ अ वर्ल्ड और ये पूरा एक हमारे पास प्रोसेस है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मैं आपको दोबारा से सिर्फ एक क्विक रिव्यू दे दूँ। दो टाइप्स के अटैक होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में हैकर कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ इंटेग्रिटी को भी टेम्पर करता है। पैसिव अटैक में सिर्फ हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होती है। और फिर हमें टाइप ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस देखे, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, जिसमें हमारे पास थर्ड पार्टी के पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट जाता है, ना उसको प्लेन टेक्स्ट का पता होता है, ना उसको की का पता होता है, ना उसको एल्गोरिथम का पता होता है, लेकिन वो सिर्फ साइफर टेक्स्ट से सब कुछ निकाल सकता है। चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक में हम पूरा साइफर टेक्स्ट नहीं लेते बल्कि उसका कुछ हिस्सा लेते हैं। देन उसके बाद नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक या प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक, वैसे तो दोनों अलग अलग, लेकिन मैंने इनको एक ही बनाया है। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में याद रखिएगा दोबारा से कि हैकर को दोनों चीज़ों का पता होता है, प्लेन टेक्स्ट और उसका करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट, जो कि रेयर केस है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। और चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक में हैकर क्या करता है, वो जान के ऐसी इंफॉर्मेशन भेजता है जिससे उसको क्लू मिले कि एल्गोरिदम कौन सा है, ठीक है। अगर तो एल्गोरिदम में रिपीटेशन नहीं है या वो नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको प्ले फेयर की एग्जांपल दी। हैकर को असल में हर एल्गोरिदम की कुछ ना कुछ वीकनेस का पता होता है, तो वो जान के उस वीक पॉइंट को हिट करके ऐसा प्लेन टेक्स्ट भेजता है जिससे उसको क्लू मिले कि आपका साइफर टेक्स्ट क्या होगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आजकल ये एक प्रॉब्लम चल रहा है ये जैज़ कैश और इजी पैसा वगैरह पे, कि आपके फ़ोन के ऊपर ना पासवर्ड रीसेट करने के लिए OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड। तो आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपको फ़ोन पे कहते हैं कि जी गलती से किसी का बैलेंस आपके पास आ गया है, तो आपसे ये बैलेंस हम रिवर्स कराना चाहते हैं, तो हम आपको एक OTP भेज रहे हैं, या हमें ना OTP ज़रा आप वापस भेज रहे हैं। और आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि वो असल में आपसे वो OTP लेके पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। ये अब चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक है कि वो आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहा है जिसकी बेस के ऊपर वो एक चूज इंफॉर्मेशन ले रहा है जिसकी बेस के ऊपर वो हैकिंग का प्रोसेस कर सके। तो आप लोग भी ज़रा इस चीज़ से बिवेयर रहेगा, आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे मैं